नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को नए साल की मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस नए साल में जो भी बदलाव हमारे जीवन में हो वो सबकी बेहतरी के लिए हो। ये साल भारत के लिए भी कई मायनों में काफी खास होने वाला है, क्योंकि इस साल फिर से लोकसभा चुनाव हैं। 2019 के बाद अब बारी है 2024 में फिर से लोकसभा चुनाव की, और आप जानते हैं कि इस बार के चुनाव देश की सियासी तस्वीर बदल सकते हैं। बीजेपी तो इस महीने ही यानी जनवरी में ही 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के साथ ही सत्ता की बाजी अपने नाम करना चाहती है। मोदी ने तो अभी से सबको दिवाली मनाने का फरमान भी सुना दिया है, आपने सुना होगा। फिर से एक बार सुना देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में थे, परसों रोड शो कर रहे थे। उसके बाद जब वो लोगों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने साफ साफ वहां कहा कि इस साल दिवाली आप घर पे मनाइए 22 तारीख को। सुन लेते हैं और उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथियों, ये ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। हमें देश के लिए नव संकल्प लेना है, खुद को नई ऊर्जा से भरना है। इसके लिए 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं, अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। तो 140 करोड़ देशवासियों से हाथ जोड़कर करबद्ध यानी प्रार्थना कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि अपने घरों में भी दीपावली मनाएं और दिए जलाएं की बात कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है इस बार असली दिवाली इंडिया गठबंधन की हो जाए दोस्तों। जी हां, बीजेपी को मात देने के लिए और मोदी को सत्ता से हटाने के लिए इंडिया गठबंधन अब बेहद गंभीरता के साथ सधे हुए कदम से आगे बढ़ रहा है। बीजेपी और मीडिया तो रोजाना इंडिया गठबंधन में दरार की खबरें सुनाते ही रहते हैं, लेकिन अब पता चल रहा है कि चुनावों की तैयारियों के लिए इंडिया गठबंधन चुपके चुपके बैठकों को अंजाम दे रहा है। इस बारे में एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने एक बड़ा खुलासा किया है। सुप्रिया सुले ने बताया है कि कुछ दिनों पहले दिल्ली में शरद पवार और उद्धव ठाकरे की सोनिया गांधी के साथ बैठक हो चुकी है और जल्द ही पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला तय हुआ है। और महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि बिहार में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। फॉर्मूला तय दूसरे राज्यों में भी हो रहा है और किसी भी हाल में इसी सप्ताह बहुत सारी बातें हमारे आपके बीच आ जाएंगी कि क्या कुछ चल रहा है। सुनिए सुप्रिया सुले क्या कुछ कह रही हैं। एक तो कंफ्यूजन शायद आपको लग रहा हो, हमें इंटरनली कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक 15 दिन पहले दिल्ली में माननीय सोनिया जी, माननीय उद्धव जी और आदरणीय पवार साहब की एक मीटिंग हुई थी। उसमें सीट शेयरिंग की बहुत सारी बातें साफ हुई थी। फॉर्मूला का भी निर्णय लिया था, वो सिर्फ ऑफिशियल आप तक पहुंचाया नहीं गया। अगले तो 15 दिन पहले शरद पवार, उद्धव ठाकरे और सोनिया गांधी तीनों की मीटिंग हो चुकी है, सीक्रेट मीटिंग। आपको याद दिला दूं दोस्तों कि शिवसेना सांसद संजय राउत भी कह चुके हैं कि इंडिया में पीएम के चेहरे की कोई कमी नहीं है। कई ऐसे नेता हैं जो इस पद को संभाल सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह चुके हैं कि पहले हम बीजेपी को हरा दें, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह पे कौन होगा चेहरा, यानी कि उनके सामने कौन चेहरा होगा, इस पर हम बात कर लेंगे। यानी इंडिया के दलों में न कुर्सी की कोई खींचतान है और न ही सीटों के बंटवारे की कोई खींचतान है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी सांसद और दिल्ली के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मनोज झा ने भी कहा है कि पिछले एक हफ्ते से कोई मुद्दा था तो वो सिर्फ यही था कि किसी भी तरह महागठबंधन की सरकार गिरा दी जाए बिहार में।
नीतीश कुमार को उससे आउट कर दिया जाए। तो एक हफ्ते से आपके पास यानी मीडिया के पास कोई मुद्दा नहीं था, इसलिए आप लोग रोज गठबंधन की सरकार को गिरा रहे थे। लेकिन क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। आप जानते हैं दोस्तों कि पिछले कई दिनों से जेडीयू और नीतीश कुमार को लेकर नकारात्मक खबरें प्लांट की जा रही थी, जिसका मकसद इंडिया में फूट डालना है। लेकिन मनोज झा ने आज इस कोशिश का पर्दाफाश कर दिया। सच तो यही है कि इंडिया में सब कुछ ठीक है और अब सीट शेयरिंग को लेकर तेजी से फैसले लिए जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया के दल भी समझते हैं कि अब बीजेपी राम मंदिर के नाम पर या राम मंदिर के बाद चुनाव का ऐलान कभी भी कर सकती है। यानी बीजेपी राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने की जुगत में है, लेकिन दूसरे कई मामलों में वो फंसती जा रही है। उसमें से जो कुछ मामले हैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बीएचयू कैंपस में छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म का मामला अभी सामने आया है। आप जानते हैं 1 नवंबर को एक छात्रा के साथ दुष्कर्म होता है, 3 आरोपी पकड़े जाते हैं, शिनाख्त हो जाती है, लेकिन उसकी खबर 31 दिसंबर को सामने आती है, यानी कि कल सामने आती है। तो ये जो दुष्कर्म का मामला है, उस मामले में जो 3 आरोपी पकड़े जाते हैं वो बीजेपी आईटी सेल के लोग हैं। उनका नाम सामने आता है और बीजेपी बुरी तरह से घिर चुकी है। आज कांग्रेस ने भी इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आइए जरा सुन लेते हैं कांग्रेस प्रवक्ता डॉली शर्मा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। कुछ अपराध के आंकड़े में लेकर आई हूं जो मैं आपसे आज शेयर करना चाहती हूं। उत्तर प्रदेश के स्पेसिफिकली, हमारी उत्तर प्रदेश की आज ये हालत है। अगर हम महिलाओं के साथ अपराध की बात करें, एक वार्षिकी रिपोर्ट 2022 की आई, उस वार्षिकी रिपोर्ट में कहा कि 3690 केस दर्ज हुए महिलाओं पर रेप के। प्रतिदिन यूपी में हर 2 घंटे में एक बलात्कार होता है, हर 2 घंटे में एक बलात्कार होता है। बुलडोजर हमने अपराधियों के घर कहीं जाते नहीं देखे। देखेंगे भी कैसे जब अपराधी बृजभूषण शरण सिंह होंगे, देखेंगे भी कैसे जब कुलदीप सिंह सेंगर होंगे, देखेंगे भी कैसे जब चिन्मयानंद होंगे, देखेंगे भी कैसे जब ऐसे आईटी सेल के भाजपाई होंगे। ये जानते हैं कि अपराधी इन्हीं में से निकलेंगे। एक और आंकड़ा है 3 साल का, मैं आपको बताना चाहूंगी। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि 2021 में 56,083 मामले महिलाओं के साथ अपराध के आए। 2022 में ये बढ़ गया और आंकड़ा आ गया 65,743। लगभग 10,000 की बढ़ोतरी इस आंकड़े में हुई। लेकिन सवाल आज कोई पूछ ले उत्तर प्रदेश में, तो सवाल पूछने वाले के घर बुलडोजर चला जाएगा। जैसे एक पत्रकार ने पूछ लिया था कि उत्तर प्रदेश के बच्चे मिड डे मील में नमक रोटी खा रहे हैं, तो उस पत्रकार के घर पुलिस पहुंच गई और जेल में डाल दिया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं, यह हिंदुस्तान है। इस देश की जनता अगर आपको अर्श पर पहुंचाती है तो फर्श पर पहुंचाने में भी समय नहीं लगेगा। समझ जाइए, यह चेतावनी है। बार बार जो भाजपा के पदाधिकारी, भाजपा के नेता, बृजभूषण शरण सिंह जैसे, जिनको बार बार पुलिस चार्जशीट में सारी चीजें बताती है और फिर भी सड़कों पर खुले घूमते हैं, तो देखिए आज अपराधी संसदों में बैठे हैं, खुले घूम रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई होगी ऐसे लोगों पर, ऐसे व्यक्तियों पर, ऐसे ईमानदार पत्रकारों पर जो इन चीजों को जनता तक पहुंचाएंगे। तो काफी एग्रेसिव नोट पे यहां आप देख रहे हैं चर्चा कर रही हैं डॉली शर्मा, कांग्रेस की प्रवक्ता। और इसी तरह आपने देखा कि मैसूर में जब संसद की बात कर रही हैं, ये तो एक मामला और आपके सामने रख ही देता हूं। मैसूर से बीजेपी के सांसद प्रताप सिम्हा साहब का नाम तो आपने सुना ही है, जिनके पास पर संसद में 2 युवा अंदर आ गए थे और नहीं आए बल्कि वो दर्शक दीर्घा से कूद कर पहुंच गए थे उन सांसदों के बीच। उसके बाद जो हो हंगामा हुआ आपने देखा, 146 सांसदों को बाहर भी कर दिया गया इसी पर सवाल पूछने पे। तो बहुत सारी बातें हुई, लेकिन उसी प्रताप सिम्हा के जो भाई साहब हैं, उनके ही भाई अब सलाखों में हैं।
इसलिए विक्रम सिम्हा नाम है उनके भाई का, क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा पेड़ काटकर चोरी करने का आरोप है उनके ऊपर। तो ये भाई साहब एक जो हैं वो यहाँ पास बनवाते हैं और दूसरा जो है वो चोरी के आरोप में गिरफ्तार होता है। बीजेपी से जुड़े लोगों का अपराधों में शामिल होना यही बताता है दोस्तों कि मोदी चाहे जितनी मजबूत और ईमानदार सरकार का दावा कर लें, धर्म और भगवान के नाम की राजनीति करते रहें, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग और कड़वी है और इसी हकीकत को अब इंडिया के दल मिलकर बदलना चाहते हैं। इस बीच एक खबर और भी आई। खबर यह आई कि राहुल गांधी विदेश चले गए छुट्टियां मनाने। दरअसल राहुल गांधी परसों रात को एक फ्लाइट में सफर करते हुए दिखाई दिए। ये वीडियो काफी शेयर हो रहा है। ये ब्लू टी शर्ट में राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी दुबई गए, परसों गए थे और उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले लौट भी आए हैं, वापस आ गए हैं। तो राहुल गांधी निजी दौरे पे थे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है इस वीडियो को दिखाने का, क्योंकि इसके बाद, इस वीडियो के बाद राहुल गांधी काफी चर्चा में छा गए। इसलिए छाए कि राहुल गांधी, ये जो फ्लाइट थी ये 4 घंटे लेट थी। ये फ्लाइट इनकी 7 बजे की थी, लगभग 7:45 बजे की फ्लाइट थी, जो 4 घंटे लेट से यहाँ से गई, निकली रात को 12 बजे लगभग गई। लेकिन राहुल गांधी बहुत ही कूल अंदाज में यहाँ आए, फ्लाइट में बैठे रहे, 4 घंटे तक बैठे भी रहे और उसके बाद में फिर वो दुबई गए, दुबई से आते हैं। और इसमें चर्चा का विषय ये है कि राहुल गांधी इतने कूल कैसे थे, क्योंकि लोग काफ़ी परेशान थे और राहुल चुपचाप बैठे हुए थे, शांत थे। तो देखिए, राहुल कूल रहते हैं तो भी चर्चा, राहुल अगर कुछ बोल दें तो भी चर्चा, नहीं बोलें तो भी चर्चा। चलिए, इसीलिए चूंकि चर्चा का बाजार गर्म है, इसलिए इस तस्वीर को दिखाना जरूरी है। लेकिन इसके बाद जब राहुल गांधी वापस इंडिया लौट के आए हैं, जरा उस तस्वीर को भी दिखा दीजिए। ये आज लौट के आ रहे हैं राहुल गांधी, नीले टी शर्ट में गए थे और डार्क ग्रे टी शर्ट में वापस लौट के आ गए हैं राहुल गांधी। यहाँ भी मीडिया के लोगों ने कहा कि राहुल जी कुछ तो बोलिए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो दोस्तों, आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या इंडिया ने बीजेपी को हराने के लिए कर ली है सीक्रेट तैयारी। क्या इंडिया बदल देगा इस साल की तस्वीर। इंडिया मतलब इंडिया गठबंधन। क्या लोकसभा चुनाव का एजेंडा हो गया है तय। बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे इस कार्यक्रम के जरिए। आइए चलते हैं हमारे साथ जो वरिष्ठ साथी हैं उन सबसे आपका परिचय करवाऊंगा और सीधे आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप लगातार देख रहे हैं कि राहुल गांधी की तस्वीर देख रहे हैं। राहुल गांधी लौट के आए हैं और एक दिन के लिए बाहर गए थे। कल सिर्फ वो बाहर थे और दुबई गए थे, लेकिन अब लौट के आ चुके हैं और इंडिया गठबंधन की तैयारियों में जोरदार हिस्सा लेने के लिए वो पहले से तैयार रहते हैं और साथ साथ तैयारी उनकी 14 तारीख की भी चल रही है। 14 तारीख से मणिपुर से मुंबई के लिए निकलेगी उनकी न्याय यात्रा और इस यात्रा को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। कांग्रेस ही नहीं बल्कि दूसरे दलों में भी, और काफी चिंता में बीजेपी यहां पड़ी हुई है, दिखाई दे रही है। बीजेपी के तमाम नेता जो हैं, और कई नेताओं के मुंह से आप सुन सकते हैं, कई लोग कह रहे हैं दबी जुबान से कि भारत जोड़ो यात्रा ने हमारी परेशानी बढ़ा दी थी, लेकिन ये यात्रा कहां तक हमारी परेशानी को बढ़ाएगी, क्या लोकसभा चुनाव में हमारी परेशानियां और बढ़ जाएंगी, इस सब को लेकर काफ़ी चिंतित है बीजेपी के जो नेता हैं, वो चिंतित हैं। आइए चलते हैं, हमारे तमाम साथी जो इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, संजय कुमार सिंह साहब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप पाँचों का स्वागत करता हूँ और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत मुबारक। नया साल अच्छा हो, शुभ हो, पहले ही कह चुका हूं आप लोगों को, आपके जीवन में खुशियां लाए नया साल। और सीधा आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास। प्रेम कुमार जी, 3-4 मसले ऐसे हैं जिसको हमने अभी आपके सामने, आप सबके सामने रखा। पहली बात ये कि सीक्रेट मीटिंग, देखिए अभी तक इसकी खबर नहीं लगी। एक बात हम लोग इस अपने प्रोग्राम के जरिए लगातार कह रहे हैं, बता रहे हैं कि अब इंडिया गठबंधन बहुत सतर्क हो चुका है और एक भी बात इंडिया गठबंधन के अंदर की जब तक उसके नेता नहीं कह रहे हैं बाहर नहीं आ रही है। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू जिसका आज आपके सामने रख रहा हूं, आप सब शायद जान भी रहे होंगे। इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी के या इन 28 दलों में से किसकी किनसे कैसी मीटिंग हो रही है, कौन कहां मिल रहा है, कब क्या बातें हो रही हैं, कुछ भी बाहर नहीं आ रही हैं। कोई बात नहीं बाहर आ रही, और बाहर तभी आती है बात जब कोई आधिकारिक व्यक्ति आकर अपनी बात को रखता है। उसके अलावा जितनी भी बातें बाहर आती हैं, आप ये तय मानिए कि वो सब
कयासों पर आधारित है और कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस्ड है सरकार के पक्ष से। और ऐसे में जो बात अभी सुप्रिया सुले ने बताई है, जिसमें ये तीन नेता आपस में मिलते हैं, उद्धव ठाकरे मिलते हैं, शरद पवार मिलते हैं, सोनिया गांधी मिलकर सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होती है। ऐसी ही एक चर्चा और भी चल रही है प्रेम कुमार जी। चर्चा ये है कि अंदर खाने लगभग ये तय हो चुका है कि नीतीश कुमार के हाथ में समन्वयक यानी कोऑर्डिनेटर की जो भूमिका है वो थमा दी जाए। और इसकी चर्चा अभी आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई, जैसे सुप्रिया सुले आकर बता दी वैसे किसी ने नहीं बताया है। लेकिन मनोज झा जो आरजेडी के सांसद हैं, वो जो बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे उसमें कहीं ना कहीं वो कुछ चीजें ऐसी दिख रही थी, उसके पुट आ रहे थे कि अंदर खाने बहुत सारी तैयारी जमकर तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में ये जो आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, साल तो आ चुका, कल तक आने वाला साल हम कह रहे थे, लेकिन अब थोड़ा हमको भी सुधारना होगा बोलने में कि जब अब जो ये साल आ चुका है और जिसमें अब आने वाला जो चुनाव है, उस चुनाव में कितनी मजबूत फाइट आप देखते हैं, किस हिसाब से देखते हैं, क्या कुछ देखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मीडिया हाथ पर हाथ धरे बैठा रह जा रहा है और उसके हाथ कोई भी मुद्दा नहीं लग रहा है, और ना ही कोई ऐसी खबर लग रही है जो पहले से वो बता दे और इंडिया गठबंधन को घुटने पे आना पड़े। देखिए, 2 दिन पहले ही आपके ही चैनल पर हमने एक बात कही थी नीतीश कुमार जी को लेकर, और वो ये कि जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जेडीयू के, तब से तरह तरह की बातें होने लगी कि एकदम उल्टी बातें जिसका कोई सिर पैर नहीं था, लेकिन वो होने लगी कि वो इंडिया गठबंधन से अलग हो जाएंगे तो सरकार बना लेंगे, तो एनडीए में चले जाएंगे, तमाम तरह की बातें हुई थी। उसी समय हमने ये बात कही थी कि नहीं, दरअसल बीजेपी को अंदर खाने की खबर जो आप बता रहे हैं कि सब बातें दूसरों को पता नहीं चलती हैं, लेकिन ये भी है कि भाई पेगासस तो सब जगह आम आदमी को तो अवेलेबल नहीं है, वो तो सरकार के ही पास है ना। तो सरकार को ये बात पता चल चुकी है कि नीतीश कुमार हिंदी बेल्ट में कोऑर्डिनेटर का रूप लेकर के सामने आने वाले हैं इंडिया गठबंधन में। इंडिया गठबंधन में एक से ज्यादा कोऑर्डिनेटर्स होंगे, यह भी तय है, यह भी मैंने आपके ही चैनल पर कही थी और उसको दोहराता हूं। उसमें उनमें से एक नीतीश कुमार भी होंगे। तो आज उसकी पुष्टि धीरे धीरे होगी ऑफिशियली। आप आरजेडी नेता के भी मुंह से सुन रहे हैं, वो सिम्टम्स दिख रहे हैं। और जो बात सुप्रिया सुले कह रही हैं वो उसी बात का है, तो एक रणनीतिक तरीके से, कि चूंकि इंडिया गठबंधन कई दलों का गठबंधन है और डिफरेंसेस के बीच में डिफरेंसेस खत्म करते हुए कंसेंसस लेना है, तो इसको लेकर के एक गोपनीयता की जरूरत होती है, उसको मेंटेन किया जा रहा है। इसी दौरान ये भी तय है कि अब सबको पता है कि समय कम है, बीजेपी मजबूत प्रतिस्पर्धी है, संसाधनों से संपन्न है, नैरेटिव देने में आगे है, झूठ फैलाने में आगे है। तो इसका मुकाबला करने के लिए हमें भी एक इनोवेटिव तरीके अपनाने होंगे, एक नए अंदाज में आना होगा। तो इसकी इसलिए एक संयमित तरीके से तैयारी चल रही है। और कैसे बीजेपी सत्ता से बेदखल हो सकती है, उस बारे में भी काम हुआ है। तो इसमें यह है कि जैसे बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, जहां तक कि उत्तर प्रदेश, ये 3-4 राज्य प्रमुख हैं जहां पर कि इंडिया गठबंधन को महत्वपूर्ण रोल निभाना है बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए। तो महाराष्ट्र के बारे में जो चर्चा सुप्रिया सुले बता रही हैं, तो वो एक सुलझा हुआ मामला है, क्योंकि वहां एक पहले से महाआघाड़ी गठबंधन काम कर रहा है। बिहार भी सुलझा हुआ मामला है, वहां भी पहले से महागठबंधन काम कर रहा है। बस इसको एक रूप देने की आवश्यकता है। जो कुछ भी दिक्कत है वो उत्तर प्रदेश को लेकर है, और वो इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीट है, 80। उत्तर प्रदेश में
40 सीटों पर बीजेपी के पास 50% वोट हैं और उत्तर प्रदेश में 80 में 65 सीटें बीजेपी के पास हैं। तो उत्तर प्रदेश का अगर इसको आप चक्रव्यूह समझ लीजिए 2024 का, अगर इस चक्रव्यूह को इंडिया गठबंधन तोड़ लेता है तो निश्चित रूप से चुनावी जो नैया है वो पार पा लेगा। तो इसलिए यहाँ कौन सी रणनीति बने, भाई बीएसपी को लाया जाए, भाई पहले एसपी बीएसपी लड़कर देख चुके हैं, 15 सीटें आई थी, कांग्रेस को गठबंधन में नहीं लेने का दुष्परिणाम हुआ था, तो इस बार क्या बीएसपी को अलग करके वही गलती दोहराई जाएगी, इसके बारे में भी बात चल रही है अंदर खाने, भले बाहर नहीं आ रही हो जी। तो अखिलेश यादव ने जब थोड़ी सी बात कुछ कह दी थी तो मायावती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सामने आई, उन्होंने साफ साफ संकेत दिया कि अखिलेश जी को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि बाद में उनको अपनी ही बातों पर शर्मिंदा होना पड़े। वो इस बात का संकेत था कि मायावती गठबंधन में आ सकती हैं और ये इस बात की पुष्टि है जो हम बार बार कहते रहे कि मायावती की गठबंधन में आने की पूरी बातचीत चल रही है। तो जिन लोगों को भरोसा नहीं है वो नहीं है, लेकिन हम मानते हैं, हम अपने जानकारी के हिसाब से कि नहीं बातचीत चल रही है। तो ये कब होगा, तो एक तो हमारे देश और समाज में ये मान्यता है, खरमास वाली मान्यता बहुत चलती है। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही एक दौर आया था, तो प्रत्याशी चयन करने में कांग्रेस ने थोड़ी देरी की थी। यहाँ भी कोऑर्डिनेटर जो तय होगा ये 14 जनवरी के बाद ही होने वाला है, 14 जनवरी से पहले उसकी घोषणा नहीं होगी। तो 15 जनवरी को मायावती जी का जन्मदिन पड़ता है और मायावती जी अपने जन्मदिन पर बड़ी घोषणाएं करती हैं, राजनीतिक घोषणाएं, तो इसको भी पेंडिंग रखा गया है। तो इस तरीके से एक बदलाव जो है, इंडिया गठबंधन सुगठित तरीके से अपने आप में परिवर्तन और रणनीतिक परिवर्तन के साथ आगे बढ़ता दिख रहा है। तो इस हिसाब से हम देखें जो सेक्रेसी मेंटेन की गई, एक तो सेक्रेसी बीजेपी में भी मेंटेन होती है कि वहां से खबरें डर के मारे कोई नहीं बताता है, किसी को पता होने पर भी नहीं बताता है, और एक सेक्रेसी होती है जो डिसिप्लिनरी होती है कि हमें पता है लेकिन नहीं बताना है। तो दोनों की सेक्रेसी में बहुत फर्क है। तो यहाँ पर उस सेक्रेसी को सुप्रिया सुले तोड़ भी दे तो कोई अनर्थ नहीं हो जाता है, लेकिन उधर अगर कोई तोड़ दे तो मंत्री पद चला जाता है, मिलता हुआ मंत्री पद नहीं मिलता है, ये फर्क है। तो इसको देखते हुए हमें लगता है कि एक इनोवेटिव तरीके से इंडिया गठबंधन इस संघर्ष को आगे बढ़ाने जा रहा है और इसको इंतजार करना चाहिए, हमें देखना चाहिए। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, इंतजार करना चाहिए, देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि सिक्रेसी एक मेंटेन हो रही है, सीक्रेट प्लान्स तैयार हो रहे हैं और अंदर खाने हर राज्यों के साथ अलग अलग ढंग से वहां के जो नेता हैं उनके साथ कांग्रेस की बैठक चल रही है और इन बैठकों में जो सीट शेयरिंग को लेकर लगभग फॉर्मूला तय हो चुका है। इस पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। याद कीजिए कि 15 दिन पहले हमने आपको ये बता दिया था कि फॉर्मूला सब कुछ तैयार है, सिर्फ ऐलान यानी घोषणा का इंतजार है। वो घोषणा कब करेंगे, जैसा प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि हो सकता है कि 14 जनवरी से एक नया जो नए साल का आगाज होता है, जो रीति रिवाज के हिसाब से उस हिसाब से उस दिन किया जाए या उससे पहले हो जाए, क्या कुछ होगा ये सब कुछ आपके सामने आएगा। लेकिन इतना तय है कि इस मीडिया से जहां पर फर्जी खबरों का अंबार लगा हुआ है और फर्जी खबरों के दम पर इंडिया गठबंधन में दरार या टूट की खबरें चलाई जाती हैं, उससे बचने की कोशिश इंडिया गठबंधन कर रहा है और उसमें बहुत हद तक वो सफल भी है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ जुड़ गए हैं राहुल लाल जी। राहुल लाल जी, आपका स्वागत करता हूं। आना चाहता हूं सीधा प्रशांत टंडन जी आपके पास ही। प्रशांत जी, कैसे देखते हैं आप, एक तो फर्जी खबरों का अंबार तो इसकी बात तो है ही, और इस पर तमाम BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और वाराणसी संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वहां बीजेपी का ये IT सेल का ही 3 लोग नहीं हैं, बल्कि ये तीनों इतने कद्दावर हैं कि इनकी एक एक तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम अलग अलग नेताओं के साथ में तस्वीरें हैं। छोटे मोटे लोग तो हो नहीं सकते। कहा यह जा रहा है कि 7 दिन में ही 5वें दिन इस अपराध के बाद जो इस एक लड़की के साथ होता है, उस अपराध के बाद 5वें दिन ही पुलिस को ये तीनों मिल जाते हैं, लेकिन इस खबर को दबा दी जाती है।
ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए ये खबर जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, चर्चा का विषय बन जाता है, जिसकी चर्चा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने की है, जिसका एक पार्ट हमने दिखाया भी है। तीसरी बात यहां महत्वपूर्ण है इंडिया गठबंधन, क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन और इन मसलों को, इन मुद्दों को देखा जाए प्रशांत जी, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन बहुत आगे दिखाई देता है। ईवीएम को किनारे रख दे तो, क्योंकि अब तो ईवीएम पे भी बात हो रही है, इसलिए तो इंडिया गठबंधन काफी आगे दिखाई देता है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अयोध्या, राम मंदिर, दिवाली आइए नहीं आइए, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप चाहे उज्ज्वला योजना का ढिंढोरा पीटिए, या चाहे आप 4 करोड़ लोगों को हमने मकान बना के दे दिया उसका ढिंढोरा पीटिए, चाहे आप किसानों के भले की बात कहिए, लेकिन इस देश ने देख लिया है कि पिछले 10 साल में क्या कुछ हुआ है। उस आधार पर अब यहां से किस दिशा में देश की राजनीति, क्योंकि आज से अब नया साल शुरू हो चुका है, 2024 सामने है, कितना मौसम बदल चुका है। प्रशांत टंडन जी, जरा आपके जरिए समझूं, आपने उस समय भी मौसम बदलने की बात कही थी, लेकिन अब कितना मौसम बदल चुका है। दिल्ली में अच्छी खासी ठंडक है और ठंड आसपास के राज्यों में भी है। क्या कुछ आप देखते हैं, सियासी गर्मी कितनी है? राजीव जी, पहले बात इनकी कर ली जाए, जो बीजेपी के कार्यकर्ता पकड़े गए बलात्कार के आरोप में, सामूहिक बलात्कार के आरोप में, और जो खबरें मीडिया में देखने को मिल रही हैं, उसके हिसाब से इन लोगों ने पहले शराब पी, सामूहिक बलात्कार किया, और ये वो लोग जिनकी तस्वीरें नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी और न जाने किस बीजेपी के जेपी नड्डा और सभी बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें इनकी, ये मध्य प्रदेश गए और मध्य प्रदेश में प्रचार किया बीजेपी का। आप देखिए कि इनके लिए बलात्कार करना कितनी सामान्य सी बात है। ये कहीं छुप नहीं गए, ये बाकायदा मोदी की गारंटी का प्रचार कर रहे थे मध्य प्रदेश में। ये एक बड़ा खतरनाक संकेत समाज की तरफ दे रहा है कि किस तरीके से धर्म से, जो एक उन्माद धर्म में अगर ऐड कर दिया जाए, तो उसमें अच्छाई बुराई का फर्क, नैतिक अनैतिक का फर्क, आध्यात्म गायब हो जाता है जी। उसमें फिर वो लालच, अपराध और इस तरीके की चीजें आ जाती हैं, बुराइयां। और आप देखिए, बहुत सामान्य सी बात है, अगर आप उत्तर प्रदेश में या किसी भी हिंदी भाषी क्षेत्र में जाएं, मैं जाता हूं तो इसको देखता हूं कि भगवा गमछा लपेटे मोटरसाइकिल पे जो युवक है, उससे आप उलझ नहीं सकते। वो कानून के ऊपर अपने आप को समझ रहा है जी। और ये एक बड़ा एक खतरनाक ट्रेंड समाज में पैदा कर रहा है, और इसका नुकसान बीजेपी को तो खैर होगा ही होगा, और समाज को नुकसान होगा। आप देख रहे उत्तर प्रदेश में अपराधों के आंकड़े कैसे हैं। बिल्कुल। ब्रजभूषण शरण सिंह अगर खुलेआम घूमेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको प्रश्रय देंगे, तो छोटे मोटे इस तरीके के कार्यकर्ताओं के हौसले बढ़ते हैं। तो ये एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड समाज में पैदा हो रहा है, और जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है, इनके समर्थक हैं, उनको और उनके अभिभावकों को सोचना होगा जी कि वो क्या कर रहे हैं अपने समाज के साथ। दूसरी बात की, देखिए, इंडिया गठबंधन ने 6-7 महीने पहले से, यानी जब गठबंधन वजूद में आया उसके पहले से ही बहुत होशियारी से चुपचाप 2 काम तो कर दिए। एक, उन्होंने तीसरा मोर्चा बनने की किसी भी संभावना को जड़ से खत्म कर दिया। जिस काम में नीतीश कुमार लगे हुए थे,
आपको याद होगा कि वो बीआरएस के नेता केसीआर भी करवटें बदल रहे थे, लेकिन तेलंगाना में चुनाव के बाद उनके भी हौसले जो है वो पस्त हो गए। तो ये एक बड़ा होशियारी से काम ये हुआ कि तीसरा मोर्चा नाम की कोई चीज अब नहीं है। अब जो है वो दो मोर्चे हैं, इंडिया गठबंधन और एनडीए। और एनडीए भी नाम मात्र का है, इंडिया गठबंधन और बीजेपी और नरेंद्र मोदी ये है। और कुछ ऐसी पार्टियां जो दोनों जगह नहीं है। जिस बात की भी चर्चा मैं कर चुका हूं कि इंडिया गठबंधन एक भी एनडीए माफ कीजिएगा, एनडीए एक भी ऐसी पार्टी को अपने खेमे में लेने में कामयाब नहीं हो पाया जिसका राज्यव्यापी जनाधार हो। जबकि इंडिया गठबंधन में आप देखिए कि चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, तो जितनी भी पार्टियां हैं उनका बंगाल हो, दिल्ली हो, राज्यव्यापी जो है बिहार हो, उत्तर प्रदेश है, उनमें राज्यव्यापी उनका जनाधार है उनकी पार्टियों का, सब बड़े नेता हैं वहां पे। तो ये एक बड़ा कामयाबी इंडिया गठबंधन ने बड़े चुपचाप एक कर ली है। दूसरी बात की जो चर्चा कर रहे थे प्रेम कुमार जी की पेगासस का समय है, सब जानते हैं कि बीजेपी कैसे ऑपरेट करती है, कैसे ईडी लगाया जाएगा, कैसे सीबीआई लगाई जाएगी। उन सब को मेरे ख्याल से देखते हुए उन्होंने जो है वो एक कदम उठाए हैं ऐसे, जो कि खबरें लीक नहीं हो रही हैं। जी देखिए, आप उसी बात से देखिए किस तरीके नीतीश कुमार बाहर गए थे। नीतीश कुमार, जैसा मैं चर्चा कर चुका हूं कि अगर वो 24 घंटे की भी देर करते तो वहां पे बीजेपी ने एक सिंधिया ढूंढ लिया था, बिल्कुल वहां पे ये हो जाता। लेकिन बीजेपी को कानों कान खबर नहीं हुई, तमाम सारे इंटेलिजेंस के और पेगासस और इन सब के बावजूद, कि नीतीश कुमार इतना बड़ा कदम लेने जा रहे हैं, और हो गया। तो उसी संकेत मिलता है कि किस तरीके से गठबंधन के लोग या विपक्ष के लोग कितना सजग हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि जो महाविकास अघाड़ी है, इसकी चर्चा हम लोग बार बार करते हैं, वो बड़ा इंटैक्ट है, उसमें कोई आंच नहीं आएगी। तो इंडिया गठबंधन की बातें और हैं, और महाविकास अघाड़ी एक अलग है महाराष्ट्र में, जिसमें एनसीपी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस है। ऐसे ही महागठबंधन बिहार में है, झारखंड में है, तमिलनाडु में गठबंधन है, कश्मीर में है। ये गठबंधन पहले से हैं, और इनमें कांग्रेस का पहले से बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन वहां की क्षेत्रीय पार्टियों के साथ है। जी तो ये 3-4 चीजें जो है इंडिया गठबंधन ने बहुत चुपचाप तरीके से कर ली। और एक आखिरी चीज ये कि बीजेपी को हिंदी पट्टी तक लिमिट कर दिया। अब जो संघर्ष है इंडिया गठबंधन को, वो रणनीति हिंदी पट्टी पर ही जोर लगाना है। बाकी तो उनका हिंदी पट्टी के बाहर बीजेपी से वो 20 नहीं 21 हैं, बिल्कुल, और वहां पे वो बीजेपी को पटकनी आसानी से देंगे। हिंदी पट्टी में उनको जोर लगाना है, और इसी मेरे ख्याल से इंडिया गठबंधन की पार्टियां जो है फोकस कर रही होंगी पर्दे के पीछे। जी बिल्कुल, पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो अगर आप महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में सबसे मजबूत स्थिति में वहां कांग्रेस दिखाई देती है, क्योंकि देखिए एनसीपी में दो फाड़ करने में सफल हो गई बीजेपी, और शिवसेना में भी करने में सफल हो गई, लेकिन कांग्रेस को आज की तारीख तक तोड़ नहीं पाई है बीजेपी। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस बहुत मजबूत है। और उसके बाद अब आगे जो रणनीतियां चल रही हैं, खासकर उद्धव ठाकरे, शरद पवार और सोनिया गांधी की जो बैठक हुई है, उस बैठक के बाद वो सामने आएगा ही। बहुत जल्दी सारी चीजें आएंगी, हर राज्य को अलग अलग ढंग से। दक्षिण भारत से
एक मजबूत स्थिति कायम करने के बाद और उसके बाद अब सारी निगाहें, सारी नजरें इंडिया गठबंधन की और खासकर कांग्रेस पार्टी की टिकी हुई हैं उत्तर पे, जैसा कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी। और उसमें ये मील का पत्थर साबित हो सकती है न्याय यात्रा। न्याय यात्रा का जिक्र पहले भी कर चुका हूं अपनी भूमिका में। न्याय यात्रा जो है वो कैसे आगे प्रभावित कर सकती है। 355 सीटों पर से ये यात्रा निकलेगी, लेकिन 355 में से ही और इसी उत्तर से बीजेपी लगातार सरकार बना लेती है। बीजेपी को उम्मीद है कि 80 की 80 सीटें अब राम के नाम पर आ जाएंगी उत्तर प्रदेश में। जितने भी अभी 2 सर्वे आए, दोनों सर्वे में 70-75 सीटें दिखाई गई, यानी 5 सीटें इधर उधर चले जाएं। लेकिन एक बात जो यहां प्रेम कुमार जी कह रहे थे, बहुत पते की बात कह रहे थे कि मायावती जी का जन्मदिन है 15 जनवरी को और वो हमेशा कुछ न कुछ करती हैं, ऐसा करती हैं कि उसका फर्क कुछ पड़ता है देश की राजनीति पे। नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन अंदर खाने से खबर यह आ रही है कि मायावती पूरी तरह से तैयार हैं इंडिया गठबंधन में आने के लिए। ये भी खबर है। तो कोई 2-3 ऐसी खबरें हैं जो आने वाले समय में आप तक सच्चाई के साथ सामने आएंगी। लेकिन जो है और सबसे बड़ी बात कि आधिकारिक तौर पर इंडिया गठबंधन के लोग बात करते हैं और ऐसे कोई भी बात सूत्रों के आधार पे नहीं आ रही है। ये सबसे बड़ी बात है। उनको भी अब पता चल गया है कि मीडिया के साथ कैसे खेलना है, वो भी खेल रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनील शुक्ला जी। सुनील जी, आपका स्वागत करता हूं और सीधे राहुल लाल जी आपके पास आता हूं। जो साथी राहुल लाल जी आपके पास आऊं उससे पहले सुनील जी भी हैं, राहुल लाल जी हैं और हमारे तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं अभी, आप सबको एक बार फिर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक मुबारकबाद आप लोगों को। और नया साल मंगलमय हो, शुभ हो, अच्छी खबरें मिले, देश में लोकतंत्र और मजबूत हो, ईवीएम पर जो शक है, संदेह है, वो दूर हो, जल्दी से जल्दी जो लोग ईवीएम को लेकर मुहिम छेड़े हुए हैं उनको सफलता मिले। वोटिंग जैसे भी हो, चाहे आप ईवीएम से करवाइए, चाहे बैलेट पेपर से करवाइए, लेकिन हमारा वोट हमारे कैंडिडेट तक जाए, ये सुनिश्चित करे इलेक्शन कमीशन। ये तमाम बातें, ये तमाम चीजें हम चाहते हैं कि इस साल पूरा हो और उम्मीद हम यही करते हैं कि ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड जो भी हैं, जो भी अदृश्य शक्ति है, वह हमारी इन मनोकामनाओं को पूर्ण करे। राहुल लाल जी, अब आता हूं आपके पास और आपसे जरा समझना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन की जो रणनीति है, उस रणनीति में कहीं ना कहीं बीजेपी फंसती हुई दिखाई दे रही है। अब लोग कहेंगे भले कि अरे आप तो हमेशा फंसाते रहते हो और रिजल्ट कुछ और आता है, तो इसलिए अभी ईवीएम को किनारे रख रहा हूं। लेकिन जो ओरिजिनलिटी है उसमें कहीं ना कहीं, जैसा प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि दक्षिण के बाद अब सारी निगाहें, नजरें टिकी हुई हैं उत्तर पे, और अगला 3 महीना और उसमें से भी अगला 60 दिन 14 तारीख से लेकर 20 मार्च तक जो यात्रा निकलेगी उस पर निगाहें टिकी हुई हैं। कैसे आप देखते हैं, क्योंकि ये उत्तर भारत की बहुत सारे ऐसे राज्य हैं और इन राज्यों से यात्रा गुजरेगी। 355 सीटें ही नहीं बल्कि एक मनोबल की बात भी है। एक यात्रा अभी कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में चल रही है और वहां काफी शानदार ढंग से चल रही है वो यात्रा। उसके विजुअल्स, उसकी बातें, उसकी खबरें जो आ रही हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का मनोबल को बढ़ा रही हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो जब राहुल गांधी उस यात्रा को लेकर निकलेंगे, एक अलग अंदाज होगा, एक अनुभव उनके साथ होगा। पिछले 4000 किलोमीटर की जगह ये 6200 किलोमीटर की यात्रा में बहुत सारी बातें होंगी। एक और सबसे बड़ी बात कि इस यात्रा में अब इंडिया गठबंधन होगा। यहां से कैसे आप देखते हैं 2024 के इस लोकसभा चुनाव को? देखिए राजीव जी, 2024 के लोकसभा चुनाव के मामले में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बड़ी अच्छी नहीं है। देखिए, दक्षिण भारत के उनके दरवाजे बंद हैं, ये तो अब इसमें तो कोई शक शुबा की स्थितियां नहीं है। जिस तरह से वो पहले कर्नाटक हारे, अभी तेलंगाना में उनके 4 लोकसभा की सीटें थी, वो कहीं विपक्ष में भी नजर नहीं आए, और उसके बाद तो फिर स्थितियां कैसी हो गई तेलंगाना में। तो एक तरह से दक्षिण में उनके दरवाजे पूरी तरह से बंद हैं। और यह बात भी सही है कि टीम इंडिया के गठन से पहले जो अभी प्रशांत जी जिसके ऊपर प्रकाश डाल रहे थे कि चाहे वो गठबंधन वो बिहार में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, तमाम जगहों पर जो गठबंधन है वो अपने काफी मजबूत रूप में है। और वही कारण है कि अन्य जगहों पर भी गठबंधन बड़ा मजबूत है। देखिए, विपक्ष की परेशानी और न्याय यात्रा, इन दोनों चीजों को बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। अब तक जो इनकी जो विपक्ष टीम इंडिया की जो भी चीजें होती थी वो बड़ी छन छन के उसकी चीजें पहले ही बाहर आ जाती थी, क्या चीजें होती थी। लेकिन 19 दिसंबर के बाद की जो स्थितियां रही है
जो चीज मीडिया को बताई गई है उतना ही पता है, बाकी चीजें तमाम चीजों के बावजूद वो पता नहीं करता है। आप सोचिए कि सीक्रेट मीटिंग हो रही है, सुप्रिया सुले जानकारी दे रही है, इतनी बड़ी मीटिंग हो गई और इन लोगों को पता भी नहीं चला। मेरे पास हमें तो एक आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ व्यक्ति ने बताया कि दिल्ली का भी मामला सुलझ गया है, दिल्ली में भी सीटों का बंटवारा हो चुका है। तो आप सोचिए कि अलग अलग स्तरों पर सीटों के बंटवारे के मामले को, देखिए बीजेपी ने पहले माना कि तमाम पार्टियां जुट नहीं पाएंगी, फिर दूसरे स्तर पर उन्हें लगा कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद पार्टियां नहीं जुटेंगी, लेकिन फिर भी तमाम पार्टियां आज भी खड़ी हैं अपने जगह पे। विधानसभा चुनाव में जो मतभेद हुआ, उन्हें लगा कि लग रहा है कि बिखरने की स्थितियां हैं, तो टीम इंडिया इंटैक्ट है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि टीम इंडिया अब सीट बंटवारे के मामले को लेकर मतभेद की स्थिति ही नहीं है। जो वो खबरें सुनना चाहते थे रस्साकसी की स्थिति कि हम तो इतना सीट मांग रहे हैं, हम इतने सीट पे नहीं लड़ेंगे, अब मैं पहले ही कह रहा था राजीव जी कि वो स्थितियां तमाम राजनीतिक दलों के लिए नहीं है इस समय, क्योंकि ये जो टीम इंडिया बनी है वो जनता के दबाव में उन पार्टियों ने बनाया है। वो अपने स्वाभाविक इच्छा के कारण टीम इंडिया में नहीं आए तमाम लोग, जनता की इच्छा थी। प्रत्येक राजनीतिक दल अंततः जनता के ऊपर निर्भर है, अपने मतदाताओं के ऊपर निर्भर है, और यही कारण है कि यहां पे कोई मतभेद की स्थिति नहीं आ रही। तो हमें लग रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर काफी कुछ काम हो चुका है राजीव जी। तो उसकी केवल जो सुप्रिया जी ने बोला ना कि सही समय आएगा और सही समय पर वो जानकारियां हम लोगों को मिल जाएंगी। तो सोचिए टीम इंडिया मजबूत है, जबकि 3 विधानसभा चुनाव में बीजेपी कह रही थी कि भाई वहां पे तो कांग्रेस को बड़ी हार मिली, लेकिन हम लोग लगातार बता रहे थे कि कांग्रेस ने वहां पे अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। 40% का वोट शेयर लेके वो खड़ी है यहाँ पे, तो 40% के वोट शेयर पे जब वो खड़ी है, वैसे स्थिति में कांग्रेस अभी भी उसकी प्रासंगिकता तय है यहाँ पे। अब आते हैं राहुल गांधी की न्याय यात्रा के ऊपर, क्योंकि देखिए भारत जोड़ो यात्रा ने अपने जो सफलता के पैमाने जोड़े, उसके बाद राहुल गांधी की न्याय यात्रा को कोई हल्के में कैसे ले सकता है। उस समय कोई किसी को शक सुबह की भी स्थिति थी कि वो यात्रा पूरी होगी नहीं होगी, कोई कह रहा था 10 दिन चलेगा, कोई कह रहा था 15 दिन चलेगा, तमाम तरह की चीजें कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अब कोई नहीं बोल रहा, अब हर कोई बोल रहा है कि जो हाइब्रिड यात्रा है 6200 किलोमीटर अगर बोला गया है, तो हो सकता है कि 6200 किलोमीटर बोला गया 7000 किलोमीटर चला जाए। वो यात्रा 3200 किलोमीटर की थी राजीव जी, लेकिन 4000 किलोमीटर चल गई थी, यानी यात्रा की दूरी बढ़ सकती है, घट नहीं सकती है। और जो मुद्दे हैं, देखिए मुद्दे तो प्रधानमंत्री खुद ही देते हैं। जैसा मैंने खुद ही कहा कि अगर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में उनके अपने चहेते जो असामाजिक तत्व जो उनके पार्टी में ही घुसे हुए हैं, और वहां के सबसे पवित्र विश्वविद्यालय जो देश के नामी गिनामी बीएचयू में अगर वो इस प्रकार की हरकत करते हैं, तो सोचिए कि आपके बातों पे क्या विश्वसनीयता रहेगी। मोदी जी के गारंटी पे कौन भरोसा करेगा। आप वहां पे हमें ध्यान में है राजीव जी कि अजय राय जी ने पहले ये मामला कह दिया था, जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, कि उसमें तीनों के तीनों लोग जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सभी के सभी पदाधिकारी हैं, उसमें उनके ऊपर यह बात बोलने के कारण एफआईआर दर्ज कर दिया गया। अब बताइए क्या उस एफआईआर के लिए उत्तर प्रदेश सरकार माफी मांगेगी? अब तो माफी मांगना चाहिए, क्योंकि अब अजय राय जी सही साबित हो चुके हैं। अब मैंने कल भी आपके कार्यक्रम में कहा था कि देखिए मैं तो उस समय उस विश्वविद्यालय का छात्र था जब तो ना तो सीसीटीवी कैमरे का युग था। 1500 एकड़ में फैला हुआ जो पूरा का पूरा विश्वविद्यालय का परिसर था, वहां पे कम से कम 1200 जो है कि वो प्रोक्टोरियल बोर्ड के जो है कि जवान तैनात रहते थे राजीव जी। और उस जमाने में भी किसी की बिना सीसीटीवी कैमरे के भी किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि आप दिन में 12 बजे चले या रात में आप 12 बजे चले, आपकी सुरक्षा की पूरी गारंटी थी। बनारस पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवाएं लेने का कोई मतलब ही नहीं था। तो जो सुरक्षित जगह थे विश्वविद्यालय के, अगर वो असुरक्षित हो गए, राहुल गांधी यही सवाल तो उठा रहे हैं, महिलाओं को न्याय कब मिलेगा, दलितों को न्याय कब मिलेगा। अब सोचिए हमारी राष्ट्रपति जो है कि आदिवासी हैं, सोचिए ना तो उनको संसद भवन के उद्घाटन में बुलाया गया उन्हें, जो कि चंद उनके 4 कदम दूरी पे था, कम से कम संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी उन्हें कम से कम राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम नहीं बुला लेते, वहां पर भी देखिए उनकी अनदेखी उस जगह पर भी हो रही है। तो जो एक अन्याय की प्रवृत्ति है, चाहे महिला के साथ अन्याय हो, दलित के साथ अन्याय हो, ओबीसी के साथ अन्याय हो, गरीब के साथ अन्याय हो, उस अन्याय से मुक्ति के लिए न्याय यात्रा आवश्यक है। राहुल गांधी ने जो मणिपुर का जगह चुना है, वो उसने बहुत बड़े संकेत प्रदान किया। आप तक चलाइए गोदी मीडिया में इस चीज को, लेकिन गांधी जी का जो संकेत था कि आप जनता से सीधे संपर्क करते थे, उस जमाने में भी मीडिया का यह स्वरूप नहीं था। उन्होंने जनता से सीधा संपर्क किया और वही गांधी जी का आधुनिक वर्जन राहुल गांधी करने जा रहे हैं। इस कारण से मैं कह रहा हूं कि टीम इंडिया की मजबूती कितनी ज्यादा होगी कि जब वो पश्चिम बंगाल में यात्रा चलेगी और उसमें
ममता बनर्जी साथ में होंगे, उत्तर प्रदेश में यात्रा चलेगी उसमें अखिलेश यादव साथ में होंगे, अलग अलग राज्यों में गठबंधन के अलग अलग लोग जब साथ में होंगे तो सोचिए राजीव जी परसेप्शन कैसा बिल्डअप होगा और टीम इंडिया की मजबूती और ताकत कैसे दिखेगी हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, टीम इंडिया जो है वो कितनी मजबूती से, और सबसे बड़ी बात की जो इंडिया गठबंधन है उसके सामने मुद्दों का पहाड़ खड़ा है, मुद्दे ही मुद्दे हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन मुद्दों के साथ जाएंगे? आखिर पहले 60 साल कहते थे, अब 70 साल कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। जब 14 में आए थे तो 60 साल कहते थे, 10 साल खुद रह गए अपने इस सरकार में, उसके बाद उस 10 साल को भी आप जोड़ते हैं, 16 साल तो आपकी पार्टी ने इस देश पर राज किए, जिसमें 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी, 10 साल आप कर लिए। तो सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन मुद्दे आपके पास क्या हैं सेल्फी पॉइंट के अलावा? और राम मंदिर के अलावा भी कोई मुद्दा है क्या? क्या सिर्फ राम मंदिर के नाम पर आप चुनाव जीत सकते हैं? ईमानदारी से बताइए, सवाल तो ये पूछा जाएगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुछ लोग कहते हैं, वही रख रहा हूं मैं आप लोगों के सामने। सुनील शुक्ला जी, आपके पास आना चाहता हूं। सुनील जी, कैसे आप देखते हैं मुद्दों के इर्द गिर्द चुनाव होते हैं, लेकिन ये चुनाव क्यों इन मुद्दों के बीच भी बहुत इंपॉर्टेंट है? क्यों इस बार इस चुनाव की चर्चा 6 महीने पहले से हो रही है? हम भी लगातार लोकसभा चुनाव की चर्चा, विधानसभा के 5 चुनाव हो रहे थे उस समय भी कर रहे थे। हम इतना ही नहीं, हम उस समय भी कर रहे थे, कर्नाटक के चुनाव के समय से ही लोकसभा चुनाव की बातें, जबकि 1 साल का वक्त बाकी था, करने लगे थे। इसलिए शायद क्योंकि 24 के चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि यह चुनाव आर पार है, देश की जनता और शायद सत्तारूढ़ दल के साथ भी, और सत्तारूढ़ दल और विपक्षी गठबंधन के साथ भी, उस लिहाज से देखा जाए लोकतंत्र की मजबूती के लिए भी हर ढंग से बोला जा रहा है, अलग तरह की बातें हो रही हैं, और इसमें मीडिया का जो एक्सपोज हो रहा है, मीडिया वो भी सामने आ रहा है। कैसे देखा जाए इसको? और जबकि अब न्याय यात्रा भी सामने है और इसी महीने राम मंदिर भी है। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद राजीव जी। निश्चित रूप से यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो सरकार या भारतीय जनता पार्टी का जो राजकाज करने का तरीका है, उसके हिसाब से भी सबको लगने लगा है कि 2024 का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। सरकारें मंदिरों के भरोसे, धार्मिक गतिविधियों के भरोसे अपने राजनीतिक अभियान को चलाएंगी, या अपने गवर्नेंस के भरोसे देश चलेगा? सवाल इस बात का है। देश संविधान के अनुसार चलेगा, या लोग अपनी अपनी निजी मान्यताओं और महत्वाकांक्षाओं के हिसाब से चलेगी? बड़ा बड़ा सवाल है। और निश्चित रूप से जो विपक्षी दलों ने जो मुद्दे उठाए हैं वो महत्वपूर्ण है, लेकिन उन मुद्दों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास है नहीं। इसलिए यह जो न्याय यात्रा है, यह बहुत महत्वपूर्ण एक राजनीतिक पहल है, और एक विपरीत स्थितियों में एक गंभीर राजनीतिक निर्णय है ये। जब एक तरफ सत्तारूढ़ दल अपने संगठन के बोते, सरकारी तामझाम के ताकत से और सभी माध्यमों के माध्यम से पूरे देश में राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के एक माहौल बनाने का प्रयास कर रही हो, वहां पर एक राजनीतिक दल धारा के विपरीत राजनीतिक मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में जाने का निर्णय ले रहा हो, तो यह सामान्य निर्णय नहीं है, बहुत बड़ा निर्णय है। और निश्चित रूप से उस पूरे विमर्श के समक्ष एक बड़ा राजनीतिक विमर्श खड़ा करने की एक कोशिश है। और मेरी अपनी मान्यता यह है कि इस विमर्श को सफलता मिलेगी, क्योंकि यह लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवाल को लेकर के आगे बढ़ रहा है। न्याय का मतलब केवल ये नहीं कि राहुल गांधी ने जो पिछले चुनाव के दौरान जो अपने न्याय कार्यक्रम की बात की थी, यह सभी के को न्याय देने का मसला है ये। चाहे वो मणिपुर के महिलाओं का मामला हो, चाहे रोजगार मांग रहे बेरोजगारों का मामला हो, चाहे हक मांग रही अपनी महिला पहलवान हो, या महंगाई से त्रस्त आम जनता हो, सबके लिए है ये। और निश्चित रूप से जो इंडिया दल समूह ने भी जातीय जनगणना के माध्यम से समाज के पिछड़े हुए लोगों को आगे ले आने की बात कर रही है, उनको सशक्त बनाने की बात कर रही है। लोगों को बिहार की सरकार एक तरफ एक राज्य सरकार
मंदिर पर, धार्मिक गतिविधियों पर, धार्मिक स्थलों के विकास पर जोर दिए हुए है। एक तरफ बिहार की सरकार है जो लोगों को रोजगार देने के अपने तौर तरीकों पे आगे बढ़ रही है। तो बड़े सवाल हैं ये, और इसीलिए एक मनोवैज्ञानिक हमला मीडिया के माध्यम से इंडिया दल समूह पे किया जा रहा है, क्योंकि इस पूरे दल समूह को, इस दल समूह में शामिल सभी राजनीतिक दलों को अविश्वसनीय बनाने की कोशिश की जा रही है कि कौन शामिल है, कौन नहीं शामिल है। सीटों का बंटवारा बहुत ही ढंग से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, आपस में मनमुटाव बहुत है, एक दूसरे के साथ लोग बैठ रहे, तमाम तरह की बातें, और एक इस तरह का परसेप्शन कि भारतीय जनता पार्टी या पराजय है, इसके सामने कोई चुनौती नहीं है, जबकि तथ्य नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के सामने स्थिति यह है कि यह जो सवाल विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे हैं, उन सवालों का कोई जवाब उनके पास नहीं। अगर वो विपक्ष कह रहा है कि बेरोजगारी का सवाल बहुत अहम है, उसके पिछले 10 सालों में इसके समाधान के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, इसके बारे में कोई बात कहिए, कोई बात नहीं कर रहा उस पर। इसीलिए जो ये राम जन्मभूमि के मामले को आगे बढ़ाने की या हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि जो लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवाल हैं उस पर ध्यान हटाया जाए। लेकिन ऐसा संभव है नहीं। अगर किसी के व्यक्ति को भूख लगी है तो उसके सामने कितना बड़ा ही आप मनोरम दृश्य खड़ा कर दें, वो अपने भूख को शांत नहीं कर सकता, उसके सामने भूख का सवाल रहेगा। रोजगार का सवाल या महंगाई का सवाल या अर्थव्यवस्था का सवाल या किसानों का सवाल ऐसा नहीं है जिसको आप किसी तरह से इन प्रकार कोई आर्टिफिशियल तरीके से आप उसको टाल दें, वो संभव नहीं है। इसीलिए अगर आप देखिए तो भले भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व या प्रधानमंत्री जी उन मसलों की चर्चा न करें, लेकिन अपने तौर तरीकों से एक न एक राम मंदिर के साथ साथ भी कुछ न कुछ अपने कार्यक्रम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि लोग समझें कि विकास का ही बहुत बड़ा मॉडल है। लेकिन वो विकास कितना असंतुलित है कि एक तरफ 12,500 या 14,500 करोड़ रुपया खर्च केवल अयोध्या के लिए है और केवल 450 करोड़ रुपया खर्च पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। यह संतुलित विकास, इसकी आप बात मैंने अगर देखें तो किस तरह से, क्योंकि एक नैरेटिव बनाना है। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियां बहुत हैं। चुनौतियां केवल है कि अगर इस न्याय यात्रा में, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, फिर दोहरा रहा हूं कि अगर इस न्याय यात्रा में इंडिया दल समूह के सभी घटक शामिल हुए अपने अपने इलाकों में, तो इसका बहुत ही जबरदस्त असर पड़ेगा। चाहे वो बिहार हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, जो 3 अहम राज्य हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये 4 राज्य हैं, इस यात्रा के दौरान गुजरने वाले जो राज्य हैं, 8 या 9 राज्य, जिन राज्यों में ही पूरी ताकत है बीजेपी की, और इन राज्यों में होने वाले नुकसान की भरपाई उसको कहीं दिखती नहीं है। चाहे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र और असम, इन राज्यों में ही भारतीय जनता पार्टी की 40 से 45% सीटें आती हैं। और इन राज्यों से जो नुकसान होता है उस राज्य इसकी भरपाई किसी अन्य राज्य में होती हुई दिखती नहीं है। भले ही 400 पार का नारा दे रहे हो सीटों का, लेकिन उस किसी भी राज्य को 400 पार की सीटें नहीं मिल सकती हैं जिसका दक्षिण में असर न हो। और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से दक्षिण भारत में नकारा है, उससे यह लक्ष्य पाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, संभव ही नहीं है। वो एक केवल बात कहने की केवल बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई साख वहां नहीं दिखती। और अन्य राज्यों में, जिन राज्यों में इन्होंने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया है, उन राज्यों में भी जो वर्तमान इंडिया दल समूह है उसके सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी की हैं, क्योंकि इनका वोट जो जन समर्थन है और वोट प्रतिशत है वो भारतीय जनता पार्टी से एकदम बराबर की टक्कर में है या ज्यादा है। तो वो 37, अरे सोचिए कि जब आप पूरा क्लाइमेक्स पे था 2019 का चुनाव या 2000, मैक्सिमम 37% ही वोट मिला है बीजेपी को, बाकी 67% वोट तो आपके खिलाफ ही है। और 67% वोट का जो हकदार है वो इंडिया दल समूह है। इंडिया दल समूह अगर अपने मतों के बंटवारे को रोक लिया, और जो उसकी कोशिश है, तो कहां से आप अपने जन समर्थन को जुटा पाएंगे? और लाख आप अपने लोगों से भी चाहे कोशिश कर लीजिए, जो अक्षत वितरण का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें क्या पार्टिसिपेशन है लोगों का। हमने तो कई कार्यक्रम देखे, कई सड़कों पर निकल के मैंने देखा कि आखिर कितने लोग इसमें शामिल हो रहे हैं जो घर घर अक्षत पहुंचाने के अभियान में लगे हुए हैं। उनकी वो संख्या नहीं है जिसके लिए जिस तरह का जन भागीदारी इसी अयोध्या आंदोलन के दौरान मैं अतीत में व्यक्तिगत रूप से मैं देख चुका हूं।
जी। तो सवाल है ना कि जीवन से जुड़े हुए जो सवाल है वो महत्वपूर्ण है, और इसलिए महत्वपूर्ण है कि सरकारों से उम्मीद लोग नहीं करते हैं। सरकार से लोग ये उम्मीद करते हैं कि आप उनके जीवन से जुड़े हुए सवालों को हल करेंगे। निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग हैं उनको अच्छा लग रहा, उनमें कोई निराशा नहीं है, लेकिन उनकी संख्या ऐसी नहीं है कि किसी सरकार या किसी दल को या किसी सरकार को दोबारा सत्ता में ला दें, या किसी दल को वो सत्ता में लाने का माध्यम बन रहे। बस केवल एक मतों के बिखराव को रोकने की आवश्यकता है, जो इंडिया दल समूह अपने प्रयासों में लगा हुआ है। और यह जो न्याय यात्रा है, इसको इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि अब चुनाव के मद्देनजर केवल राजनीतिक कार्यक्रमों का ही महत्व है। जी बिल्कुल। बैठकें आप करते रहिए, आप रणनीति बनाइए, लेकिन आप अपने राजनीतिक कार्यक्रमों की आवश्यकता है। इसलिए भी आवश्यकता है कि जो इंडिया दल समूह के विभिन्न राजनीतिक दल हैं, उन दलों के अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, उन मुद्दों, कार्यक्रमों, उन लक्ष्यों को लेकर के जो इंडिया दल समूह का नेतृत्व तय कर रहा है। और इस अंडरस्टैंडिंग को, इस आपसी समझ को और एक साथ आगे बढ़ने के अभियान को आप राजनीतिक कार्यक्रमों से ही पूरा कर सकते हैं, जिसको विभिन्न राज्यों में जो प्रभावी राज्य हैं वो राजनीतिक दल और कांग्रेस ने अपने न्याय यात्रा के माध्यम से शुरू किया हुआ है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और इन तमाम मसलों के साथ साथ एक बात जरूर रखना चाहता हूं ईवीएम को लेकर, और मैं कमेंट बॉक्स में भी देख रहा हूं, हमेशा देखता हूं, पिछले जब से मतलब 3 दिसंबर को जिस दिन रिजल्ट आए हैं 5 राज्यों के चुनाव के, उसके बाद से जो हताशा है इंडिया गठबंधन के समर्थकों में खासकर, और वो हताशा शायद बीजेपी चाहती भी होगी कि ऐसी हताशा बने। मैं आप लोगों, आप तमाम साथियों से एक बात कहना चाहता हूं बहुत साफगोई के साथ, कि इतने हताश मत होइए, पहले से हथियार मत डाल दीजिए कि सामने की पार्टी जो है वो पहले से ही जीत जाए। आपको लगता है कि ईवीएम में खेल हो सकता है तो ईवीएम के लिए आंदोलन करिए, आंदोलन करने वाले लोगों का समर्थन कीजिए। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि इतनी चर्चा जो कर रहे हैं ये सब बेकार है, क्योंकि फाइनली जीत तो होगी बीजेपी की ही और आएंगे तो मोदी ही का जो नारा है, तो ये अगर आप अभी से ये सोच लिए तो इसका मतलब है कि आपका मनोबल यहीं से डाउन हो गया है, आप आगे कुछ करने वाले नहीं हैं, और हो सकता है कि आप वोट देने भी नहीं जाएंगे। अगर 3 महीने पहले आपका ये मनोबल है, 3 महीने पहले अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं कुछ भी हो जाए जीत तो बीजेपी की ही होगी, और ये वो लोग कह रहे हैं जो नहीं चाहते हैं, जो वोट देने बीजेपी को नहीं जाएंगे बल्कि वोट देने इंडिया गठबंधन को जाएंगे, तो उनसे मेरी अपील है, उनसे मेरा मेरी प्रार्थना है कि कम से कम आप ये कीजिए कि उस हताशा को पहले अपने अंदर से दूर कीजिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और सब कुछ पॉसिबल है। सिर्फ कई बार तो मौत पे भी विजय पाना सफल हो जाता है। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि हो गया अब तो कुछ नहीं होने वाला है। आखिर 50 एक वकीलों का एक पूरा का पूरा जो गुट है उसने कहा कि इलेक्शन कमीशन से कि 50 ईवीएम दीजिए और हम हैक करके दिखाते हैं। हमारे साथी एक वकील हैं जिनके बारे में मैंने कल बताया था, उन्होंने 20 लाख जो ईवीएम चोरी के हैं उसके लिए केस लगाए। 15 तारीख को उस पर सुनवाई है। इलेक्शन कमीशन को आकर एक बार फिर से कहना पड़ा, हमारे यहाँ एक वीडियो बना हुआ है, आप लोग देख लीजिए। कहना पड़ा कि नहीं जी हैक तो नहीं हो सकता, लेकिन जब ईवीएम हैक नहीं हो सकती है, ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन बिल्कुल सही कैसे हो सकते हैं आप, क्योंकि ईवीएम आप नहीं बना रहे हैं, ईवीएम किसी और से बनवा करके और आप यहां रख रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं है इसका मतलब कि अंदर खाने हो क्या रहा है। तो बहुत कुछ है। इसलिए मेरी अपील तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि कम से कम इतना जरूर सोचिए कि ईवीएम के मसले को अगर अगले 3 महीने तक अगर उतना आगे तक बढ़ा सकते हैं आप, तो वो बेहतर होगा। और आप ये सोचेंगे कि नहीं जी कुछ भी हो जाए, मोदी जी ही अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, आप ये सोचेंगे कि नहीं जी कुछ भी हो जाए बीजेपी ही जीतेगी, तो फिर आपने हथियार डाल दिया। अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब इस प्रोग्राम को भी हमको बंद कर देना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। इस प्रोग्राम में अगर हम इंडिया गठबंधन की मजबूती की बात कर रहे हैं, तो जैसा आप लोग लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं कि राजीव जी आप कुछ भी कर लीजिए, होगा तो यही। तो फिर हम लोग यहाँ 7-7 लोग बैठ करके क्यों बातें कर रहे हैं?
हम लोगों को भी बात नहीं करनी चाहिए? हमको भी अपने दिमाग पे जोर नहीं लगाना चाहिए? मुझको भी इस प्रोग्राम करने के लिए 3 घंटे तैयारी नहीं करनी चाहिए? लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये प्रोग्राम भी करेंगे और आप भी बैठेंगे और हम भी बैठेंगे। हम लोग जो विचार विमर्श करते हैं वो विचार विमर्श होगा। आज साल का पहला दिन है और इसलिए भी एक रेजोल्यूशन ये होना चाहिए कि कम से कम आप अपने ऊपर अविश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ईवीएम को लेकर और सोचते हैं कि आगे कुछ नहीं होने वाला है तो इसका मतलब पहली सीढ़ी आप चढ़ने से पहले ही आपने हथियार डाल दी है और आप खुद के ऊपर अविश्वास करने लगे हैं। आपको खुद के ऊपर फेथ नहीं है, भरोसा नहीं है। तो सबसे पहले अपने ऊपर फेथ कीजिए कि नहीं, किसी भी हाल में हमको जाके वोट देना है और हमको अपनी सरकार चुन के लाना है। आप ये करेंगे और हमको ईवीएम में कोई भी छेड़छाड़ करे तो उसको पकड़ना है। कम से कम इतना कीजिए तो देखिए कैसे क्या कुछ होता है। चलिए आगे बढ़े। संजय कुमार सिंह साहब, आपके पास आना चाहता हूं और आपसे समझूं। ईवीएम की बात बीच में इसलिए हो रही थी क्योंकि बहुत सारे साथी लिख रहे हैं और लगातार निराश हैं। उनकी निराशा दूर करने के लिए ऐसी बातें कर रहा हूं। अविश्वास दूर कीजिए खुद के ऊपर से। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि जो इस मुद्दे की बात हम कर रहे हैं, उस मुद्दे में आज की तारीख में आपको क्या लगता है, बड़ी ईमानदारी के साथ जैसे मैं रख रहा हूं वो तमाम साथी रख रहे हैं, कि मुद्दों में इंडिया गठबंधन ने घेर लिया है, बुरी तरह से फंसा दिया है बीजेपी को, और यहां से निकलने के लिए राम नाम के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मोदी जी को। इसीलिए जो अभी शुरुआत में आप लोग सोच रहे होंगे कि आज पहला दिन है, मोदी जी को दिखा रहे हैं आते आते, लेकिन मोदी जी को इसलिए दिखा रहा था क्योंकि ये मोदी जी जिन मुद्दों को यहां लाना चाहते हैं इस बिसात में, उन मुद्दों में खुद ही बीजेपी घिरी हुई है। मोदी जी के खुद संसदीय क्षेत्र में बीजेपी के कार्यकर्ता, आईटी सेल के लोग ही अगर एक लड़की के साथ दुष्कर्म करते हुए उसके आरोपी घोषित होते हैं तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। और यही बनारस से लेकर अयोध्या तक जो कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें धर्म भी है, नफरत भी है, सब कुछ है, और इसी के खिलाफ तो इंडिया गठबंधन है। तो ये राजनीति तो ऑलरेडी, और इस अखाड़े में पस्त होते हुए बीजेपी दिखाई दे रही है। इसलिए संजय जी, जरा आपसे समझूं कि आगे क्या कुछ देख रहे हैं आप। बिल्कुल, बीजेपी की हालत खराब है, और वो इसलिए है कि बीजेपी ने जो 10 साल जो प्रशासन दिया है वो बिल्कुल ही अलग था। मतलब एकदम अप टू द मार्क तो नहीं ही था, जो होना चाहिए था उसमें से कुछ भी नहीं है। मतलब एक नॉर्मल प्रशासन, जैसे मतलब मान लीजिए कि ये अरेस्ट हुए लड़के, तो प्रधानमंत्री का एक बयान आ जाना चाहिए था कि ये सब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, आपका एक स्टैंड होना चाहिए जो भी है। मैं नहीं कहता कि मुलायम सिंह यादव ने ठीक किया था या ठीक कहा था, लेकिन उनका एक स्टैंड था, उनकी एक राय थी जो उन्होंने बताई। नरेंद्र मोदी की राय, जब वो नहीं कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है कि वो इसका समर्थन कर रहे हैं। लड़के हैं तो करेंगे, उन्होंने कह दिया था, ये नहीं कह रहे, बस इतना ही फर्क है। तो आज ये लोग बता रहे हैं बीजेपी वाले कि मुलायम सिंह यादव ने भी ऐसा कहा था, तो कह दिया था ना। इन्होंने जो नहीं कहा उसी में सारा गड़बड़ है। अगर ये एक लाइन कह दे, एक बार कह दे कि नहीं बर्दाश्त किया जाएगा और कार्रवाई होगी, तो उसका बहुत असर पड़ेगा, और उससे मुझ जैसे लोगों को भी लगेगा कि नहीं, वो कुछ करना चाहते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी वो जो कर रहे हैं उससे साफ लगता है कि वो किसी भी तरह सत्ता में रहना चाहते हैं। ठीक है, आपको सरकार बनाने के लिए, पार्टी में रहने के लिए कुछ लोग चाहिए होते हैं, कार्यकर्ता चाहिए होते हैं, और उनको अगर आप सैलरी नहीं दे सकते तो उनको कुछ सुविधा देनी पड़ेगी, सब कोई जानता है। और मुझे याद आता है बहुत पहले जब अजय माकन दिल्ली के मंत्री थे और वो वीआईपी नंबर बड़ी उदारता से बांटा करते थे, और उन्होंने कई स्पेशल सीरीज शुरू की थी वीआईपी नंबर के लिए, तो उन्होंने ये कहा था कि हम कार्यकर्ताओं को क्या दे सकते हैं, हम तो कार्यकर्ताओं को यही सब दे सकते हैं। तो कार्यकर्ता को आपको कुछ देना है, ये सबको पता है, लेकिन आप दे क्या रहे हैं वो सब कोई देख रहा है। तो अगर आप नंबर दे रहे हैं, वीआईपी नंबर अलॉट करके आप अपनी सरकार चला रहे हैं, और बलात्कार की छूट देकर सरकार चला रहे हैं, तो दोनों में फर्क दिखाई देता है, और ये जनता देख रही है, और जनता में इसका दूरगामी असर जाएगा। नंबर वाले पे लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन बलात्कार की छूट बड़ी बात। बलात्कार का मामला जो ये है, ये अब आप अखबारों से क्लियर है, या अब जो खबरें हैं उससे बहुत क्लियर हो गया है कि पहचान तो उनकी तभी हो गई थी, और 2 महीना इसलिए लगा कि इससे अनुमति लेनी पड़ी कि उनको गिरफ्तार किया जाए कि नहीं किया जाए। ये बिल्कुल बिना कहे सबको स्पष्ट है कि अनुमति लेने के बाद गिरफ्तार किया गया है, और अनुमति इसलिए दी गई है कि वो जरूरी था, या यही छवि बनानी थी। आज इंडियन एक्सप्रेस की लीड है कि लोगों ने कहा कि 0 टॉलरेंस है, इसलिए हमने गिरफ्तार किया।
तो जीरो टॉलरेंस होता तो उसी मैंने मेरा तो कहना है कि जीरो टॉलरेंस होता तो अपराध ही नहीं होते, किसी की हिम्मत ही नहीं होती अपराध करने की। लेकिन अगर जीरो टॉलरेंस था तो 60 दिन नहीं लगते गिरफ्तारी में। तो जो कहा जा रहा है वो है नहीं, ये सबको समझ में आ रहा है। और इस तरह से बीजेपी एक कांग्रेस के मुकाबले बहुत ही अलग तरह की पार्टी है, ये समझ में आ रहा है। कांग्रेस को भ्रष्ट कह के जो बदनाम किया गया, और इनके पास वही था वो 350 करोड़ जिस सांसद के पास मिला था, और उसके बाद बीजेपी की तरफ से जो प्रचारित किया गया कि एक के पास 350 है तो बाकी का क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो इस तरह के प्रचार करके कांग्रेस को बदनाम करना और अपने पास जो है वो दिख जाना, दोनों के फर्क से मुझे लगता है कि जनता ये बेहतर तय कर पाएगी कि बीजेपी क्या कर रही है। और अगर जनता ये तय कर पा रही है कि बीजेपी क्या कर रही है तो जनता उसका फैसला देगी। ये एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि सबको पता है कि नरेंद्र मोदी का पहला शासनकाल, दूसरा शासनकाल और तीसरे के बारे में कहा जाता है कि अगर वो फिर सत्ता में आए तो चुनाव होगा ही नहीं। और जिस तरह से वो तानाशाही की तरफ बढ़ रहे और जिस तरह से 150 सांसदों को निलंबित करके उन्होंने दिखा दिया, इसलिए सबको पता है कि आगे बहुत मुश्किल होना है। जहां तक हताश और निराश होने की बात है, जब हम लोगों ने अंग्रेजों से आजादी ले ली तो इनसे भी ले लेंगे, वो अपनी जगह है, वो बात की बात है। लेकिन हताशा और निराशा का कोई मतलब नहीं है। अभी ही इसी चुनाव में इनको जीतने नहीं दिया जाएगा, और वो इसलिए ही हुआ है। मैं क्यों इंडिया गठबंधन बन गया, बहुत दिन से कोशिश हो रही थी, हमेशा कोशिश होती थी कि चुनाव आमने सामने हो, दो पक्षों में हो, लेकिन वो नहीं हो पाता था। तो ये श्रेय तो मोदी जी को ही जाता है कि बिल्कुल इंडिया गठबंधन एक हो गया है। ये श्रेय मोदी जी को ही जानता है कि अब खबरें लीक नहीं हो रही है। ये श्रेय मोदी जी को ही जाता है कि सब लोग मिलकर के बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं और खबर नहीं, इन्होंने मीडिया को खराब किया, उसका नतीजा भी है कि मीडिया को खबर नहीं मिल रही। पहले जो रिपोर्टर होते थे वो पता चला कि सब जितने लोग पॉलिटिकली एक्टिव है उनसे काफी करीबी से जुड़े होते थे, सिर्फ ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली मिलते जुलते जानते थे। तो इस तरह से खबरें निकल आती थी। अब इन्होंने उसको पूरा चौपट कर दिया है, तो उसका अगर उनको फायदा है तो नुकसान भी उन्हीं को होगा, तो वो नुकसान होगा। और इस सब मिला करके मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की जो तैयारी है वो अगर बहुत शौक से नहीं किया गया हो कि हमें सरकार बना लेनी है तो मजबूरी है। उनको पता है, सबको पता है कि अगर मोदी जी या बीजेपी फिर से जीत गई तो छोटी पार्टियों का क्या होने वाला है, कांग्रेस का क्या होने वाला है। अगर राहुल गांधी को फंसाया जा सकता है तो बाकी क्या 150 सांसदों को अगर निलंबित किया जा सकता है तो क्या आगे क्या क्या हो सकता है उसकी तो कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो ये लोगों को समझ में आ रहा है, और इसलिए, और ये सिर्फ कांग्रेस को या विपक्ष को नहीं समझ में आ रहा है, ये बीजेपी वालों को भी समझ में आ रहा है, ये वो भी देख रहे हैं। और जैसे राहुल जी ने कहा और भी कई मामले इधर से चर्चा होती रहती है, पता चलता है, तो वहां भी लोगों में निराशा है कि ये कर क्या रहे हैं। आइडियली बीजेपी को अच्छी सरकार, अच्छा प्रशासन देकर के जो कंपटीशन में आना चाहिए था कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी, लेफ्ट और राइट तो था ठीक है, लेकिन लेफ्ट और राइट में जो अंतर है, जो जितनी बुराइयां हैं वो कल्पनातीत है, बहुत ज्यादा है, और वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस तमाम बुराइयों के बावजूद भाजपा की तमाम अच्छाइयों से बेहतर है। जो भाजपा की जो बुराइयां दिख रही हैं, जिसको वो अच्छाई कह रहे हैं, उन सभी अच्छाइयों के मुकाबले कांग्रेस अपनी सभी बुराइयों के साथ बेहतर लग रही है। एटलीस्ट प्रशासन तो दे रही थी, एटलीस्ट जनता को जो सुविधाएं थी वो तो थी ही अपनी जगह, एटलीस्ट पूछ के तो काम किया जाता था। यहाँ तो कुछ नहीं है। और दूसरे, बीजेपी अगर दो या चार लोगों के मिल की राय से, सलाह से काम कर रही है तो इंडिया गठबंधन के पास बहुत बड़ी, अच्छी और एक्सपीरियंस टीम है, तो बेशक वो काम करेगी और बेशक वो मुकाबला कर सकती है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि उसमें कहीं कोई दिक्कत है। मोदी जी अंतिम समय में कुछ ले आते रहे हैं, लेकिन 2 बार गच्चा खाने के बाद जनता तीसरी बार भी गच्चा खा जाएगी या जनता फिर उन पर भरोसा करेगी, इसकी मुझे उम्मीद नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी अपने कर्मों से फंसी है, और अगर इंडिया गठबंधन उसके खिलाफ इतना एग्रेसिव है तो उसका भी कारण यही है कि उसने ऐसे काम ही किए हैं कि उसको हराना मजबूरी हो गई है, जरूरत नहीं है, मजबूरी है कि उसको हराया ही जाए। तो इस मजबूरी का असर होगा और उसका फायदा होगा। मुझे लगता है कि वो देखना चाहिए, और जो ये होता है कि अंत में वो कुछ कर लेंगे, उसकी काट भी होगी। और ईवीएम का तो निश्चित रूप से होगा। ईवीएम के बारे में इतनी चीजें सामने आ जाएंगी इलेक्शन से पहले कि अगर उसको नहीं भी हटाया जाए तो उसका मुकाबला किया जा सकता है, और उसमें वो वैसा फ्री हैंड नहीं मिलेगा जैसा हम लोग समझते हैं या प्रचारित किया जा रहा है। राजीव, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप संजय जी। और आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। दीपक जी, देखिए, दक्षिण भारत
में एक कर्नाटक को छोड़ दिया जाए तो किसी भी राज्य में बीजेपी के लिए कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। कर्नाटक में भी बीजेपी को हराकर कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां विधानसभा में। लोकसभा में हो सकता है, क्योंकि पिछली दफा 24 सीटें लोकसभा में बीजेपी को आई थी और अब 24 या उससे ज्यादा तो लाती हुई बीजेपी वहां भी दिखाई नहीं देती है। तो दक्षिण भारत ऑलरेडी पैक्ड है, खत्म है बीजेपी के लिए। बचा हुआ जो हिस्सा है वो उत्तर भारत का है और उत्तर भारत में भी जिस मजबूती के साथ 14 तारीख से यात्रा निकलने वाली है, ये यात्रा कहीं ना कहीं बीजेपी की नींव को हिलाने के लिए काफी होगी। और ऐसे में क्योंकि बीजेपी अगर जीत रही है तो और 272 सीटें जो चाहिए सरकार बनाने के लिए लोकसभा में, तो वो उत्तर भारत से ही लेके आ रही है। बाकी चीजें हम जान चुके हैं और उसमें भी अब इस बार 10% ज्यादा वोट 10% ज्यादा सीटें लानी है और भी ज्यादा सीटें जो भी है 350 के पार जाना है, जितनी बातें होती हैं। लेकिन अगर धरातल पे लॉजिकली अगर इसका विश्लेषण करें, जिसको हम कर रहे हैं पिछले घंटे भर से विश्लेषण करें, तो यहां बैकफुट पर आती हुई बीजेपी नहीं नजर आती क्या? राम मंदिर के सहारे आप कितना आगे जा सकते हैं? 370 आपका नहीं चल पाया, सीएए फिर से लाने की कोशिश आप करेंगे, आपका आने से पहले वो सब कुछ खत्म हो चुका है। आपके पास राम मंदिर के उद्घाटन के अलावा बचता क्या है? और इसको भी अग्रेसिव रूप से अगर इंडिया गठबंधन के लोग इसको भी सामने लेके आएंगे, इस मसले की भी काट कुछ निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं, और इस मसले का काट तो सबसे बड़ा है कि भाई रोजी रोटी रोजगार की जो बात होती है और उसके अलावा शिक्षा की जो बात होती है, चाहे बात हेल्थ की होती है, इन बातों को अगर लेके आइए तो मंदिर वहां सबसे ऊपर नजर नहीं आता है। तो फंसी हुई तो है ना, और जब फंसी हुई है तो फिर यहां से चर्चा आगे बढ़ती है कि 2024 में होने क्या जा रहा है। हां, एक ब्रह्मास्त्र नजर आता है जिसकी बात बार बार करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था, ईवीएम को लेकर भी एक मुहिम धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि वो गरमा रहा है, ये मसला छिड़ रही है, ऑलरेडी बातें हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन को आकर अपना बचाव करना पड़ रहा है, इलेक्शन कमीशन को बयान देना पड़ रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट या दूसरा कोर्ट इलेक्शन कमीशन से पूछेगा कि 20 लाख जो ईवीएम गायब है उसका क्या हुआ, पूछेगा कि ये जो हैक करके दिखा रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है, दोबारा ये केसेस सामने आएंगे, तब तो बात और भी, क्योंकि अभी समय ऐसा नहीं है कि कल ही चुनाव हो रहा है, चुनाव होने में भी टाइम है। तो इन सब चीज का अगर सबको रख करके अगर इसका विश्लेषण करें तो कैसे देखा जाए? डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। देखिए, पहली बात तो ईवीएम से अगर मैं बात शुरू करूं तो सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई बहुत ज्यादा करने नहीं जा रहा है। अगर किसी को यह उम्मीद होगी कि वो सरकार को आदेश दे दे कि आप ईवीएम को बंद कीजिए और बैलेट पेपर से आप वो कीजिए, चुनाव कराइए, तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। चंद्रचूड़ साहब भी अब काफी बदले नजर आते हैं। अभी उनका एक बहुत लंबा इंटरव्यू छपा है एक बड़े अखबार में, उसमें उन्होंने तो सारे जितने पिछले कुछ दिनों के जितने विवादास्पद निर्णय हैं सबको उन्होंने जस्टिफाई किया। यहां तक कि राम मंदिर वाले मामले में भी उन्होंने कह दिया है कि वो पूरे सुप्रीम कोर्ट का एक सामूहिक निर्णय था और उसमें मुझे कुछ भी गलत नजर नहीं आ रहा है। वो पढ़ना चाहिए उस इंटरव्यू को, बहुत लंबा इंटरव्यू है। दूसरी बात, आपने लोगों से जो अपील की कि भाई आप ईवीएम से वोट करने जरूर जाइए, चाहे निराश मत होइए, तो मैं तो उनसे ये कहूंगा कि आपको इसलिए भी वोट देने जाना चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन को आप बता सके कि देखिए हमारे समय में एक ऐसी मशीन होती थी, क्योंकि आने वाला समय बड़ा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का रहेगा, सब कुछ बड़ा परफेक्ट रहेगा। उस समय अपने बच्चों को बता सकेंगे देखिए ऐसी मशीन थी कि हम वोट किसी को देते थे लेकिन जाता किसी और को था। है ना मजेदार बात? तो ये बच्चों को बड़ा मनोरंजन भी होएगा, इससे बच्चों को मनोरंजन होएगा, क्योंकि उस जमाने में तो सब कुछ इतना परफेक्ट हो चुका रहेगा। जैसे आज हम सोचते हैं कि पुराने समय में बंबई से बंगलोर कॉल करने में 6-6, 8-8 घंटे लग जाते थे एसटीडी कॉल, और वो मैच्योर नहीं होती थी, और रात को 12 बजे वो पूरे के पूरे कॉल जो है कैंसिल हो जाया करते थे। तो इस तरीके की ये अनुभव लेने के लिए भी ईवीएम के रहते भी लोगों को वोट देने जाना पड़ेगा। दूसरी बात, निश्चित रूप से इंडिया के गठबंधन के पक्ष में बहुत सारी चीजें हैं। सीटों के बंटवारे के मामले में हम देख रहे हैं कि वो भी हो जाएगा। नए वो कोई छिटक नहीं रहा है, उनका कोई भी दल छिटका नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन देखिए 22 जनवरी के बाद मोदी जो है एक बहुत बड़ा माइंड गेम खेलने जा रहे हैं। आज उन्होंने अपने एक्स पर लोगों से फीडबैक मांगा है, जनता से 12 मुद्दों पे उन्होंने कहा है कि जनता की राय क्या है,
इसको आप सीधे मुझे भेजिए और नमो ऐप में जो है इसमें आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। मोदी जी की हिम्मत की तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने ये सब चीजों पे फीडबैक मांगा है, रोजगार पर भी मांगा है, जिसके बारे में सरकार के पास ही आंकड़े नहीं है। बेरोजगारी का हाल क्या है ये देखिए, बुनियादी ढांचों के बारे में मांगा है। ऐसे 12 फील्ड्स तो हैं अलग अलग क्षेत्र जिसमें उन्होंने मांगा है कि अपना फीडबैक दीजिए। और 13वां सवाल सबसे महत्वपूर्ण कि क्या आप अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, ये सवाल है। दरअसल अब जो है सरकार लोगों को आइडेंटिफाई करना शुरू कर रही है। जो 140 करोड़ लोगों से जो दिए जलाने की बात कही जा रही है वो इसलिए कि उन दिनों में कार्यकर्ता घर में देखेंगे कि कौन जो है दिए जला रहा है और कौन दिए नहीं जला रहा है। इंद्रेश कुमार जी ने एक अपील की है कि 22 जनवरी को मुसलमान भी अपनी मस्जिदों में, अपनी दरगाहों में और अपने मदरसों में भी कम से कम 11 बार जो है जय राम का जाप करें। ये क्या है? मोदी जो है 22 जनवरी के बाद बहुत बड़ा माइंड गेम खेलने जा रहे हैं पूरी जनता के साथ। इसको अगर बहुत हल्के में इंडिया गठबंधन केवल ये सोच के चले कि हमारे पास ये मुद्दे हैं, सीटों का बंटवारा है, 26 संगठन है, तो उसको इसका काउंटर जो है अभी से सोचना शुरू करना पड़ेगा। वरना जो है इसके बाद अब आप देखिए इंद्रेश कुमार जब मुस्लिम पूजा स्थलों के में भी जयराम का जाप करने की बात कर रहे हैं तो स्थिति किस हद तक खतरनाक है। तो अगर इन चीजों के आधार पे 22 जनवरी के बाद एक नया सिनेरियो होगा, अब तो उसके बाद जब लोग फीडबैक देंगे अपना और जो बताएंगे कि नहीं आपने रोजगार के क्षेत्र में कुछ नहीं किया, आप आइडेंटिफाइड हो जाएंगे। उसके बाद आपकी क्या स्थिति होगी वो देखने वाली बात होगी। तो इस तरीके से एक नए तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी मोदी भी कर रहे हैं। अगर इसको लोग सोचेंगे कि नहीं इधर तो सब कुछ ठीक है, आंकड़ों में दिख रहा है, एनसीआरबी के भी आंकड़े बता रहे हैं कि स्थिति बहुत खराब है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बहुत कहीं हम नीचे चले गए हैं, मानवाधिकार के मामले में नीचे चले गए हैं, धार्मिक स्वतंत्रता। जी आप छत्तीसगढ़ में हैं दीपक जी, उसी छत्तीसगढ़ में हसदेव बांगो नाम की एक परियोजना, एक पूरा का पूरा एरिया है जहां के जंगलों की कटाई इसलिए हो रही है क्योंकि वहां नीचे जो जमीन है उसमें कोल माइंस है, कोयला है, जिसको अदानी को सौंप दिया गया है। लेकिन ये काम तब शुरू हुआ था जब कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, और इसी बीजेपी की सरकार जो आई है उसके नेता उस समय कहते थे कि आदिवासियों जो आपका घर, आपका मकान या बाकी दुकान और यहाँ जो जंगल है इस पे आपका ही अधिकार रहेगा, आप हमको चुन के लाइए। अब चुन के ले आए और जैसे ही आए हैं दूसरे दिन से कटवाना शुरू कर दिया है। तो ऐसे ही वो जो 12 मांगे जो है ना, ये वही हैं कि आप कुछ भी लिख दीजिए, आप कहिए कि नहीं जी बेरोजगारी बिल्कुल चरम पे है, महंगाई चरम पे है, शिक्षा की हालत बहुत खराब है, हमारे यहाँ स्वास्थ्य के लिए सेवाएं उतनी उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन ये आपने कह दिया, मोदी जी सुन लेंगे, 2024 के आने के बाद क्या वो करेंगे? इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं क्योंकि 2020 में इस देश ने देखा है कि क्या कुछ हुआ। 2021 में दूसरी लहर जो कोरोना की आई उसमें भी देखा देश ने, लेकिन उसके बाद क्या कुछ किया गया, आज क्या कुछ किया जा रहा है। आज सिर्फ ढोल पीटे जा रहे हैं, ऐसे ही ढोल उस समय भी पीटे जाएंगे। तो इसलिए भी इन तमाम मसलों पे चर्चा होनी चाहिए। और उदाहरण है, चूंकि हसदेव बांगो की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो छत्तीसगढ़ का उस इलाके को आप अच्छी तरह से जानते हैं, और उस इलाके में 14 सीटें आती हैं, 14 की 14 सीटें बीजेपी जीत के आई है, जो पिछली बार कांग्रेस जीती थी। और इस दम पे कि हम आपके लिए खड़े हैं, बीजेपी कह रही थी, तभी तो जीत के आई है, और दूसरे दिन से बीजेपी बता रही है कि कैसे खड़े हैं। जरा उसका उदाहरण भी दे दीजिए डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। नहीं देखिए, ये जो मैं मोदी जी का जो एक्स पर जो मैसेज है उसके बारे में उन्हें क्या करना है इसके बारे में है ही नहीं। उन्होंने फीडबैक ये मांगा है कि पिछले 10 सालों में सरकार ने जो काम किया उसके बारे में आपकी राय क्या है, वो कौन सा प्रॉमिस करने जा रहे हैं। मेरा ये कहना है जो मेरी बात जो मैं इसको कंप्लीट करूं, इसके बाद ये जो फीडबैक आएगा उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा गोदी मीडिया के द्वारा। गोदी मीडिया का असली काम जो है अभी तो बचा हुआ है। वो हमको ऐसा लग रहा है कि गोदी मीडिया परेशान है या कोई ये नहीं, अभी उनका असली रोल जो है वो 22 तारीख के बाद आएगा। जिस प्रकार से मुख्य खलनायक बिल्कुल आखिरी सीन में आता है,
उसी तरीके से मोदी मीडिया जो है 22 तारीख के बाद आएगा और मोदी जी के 10 सालों से लोग कितने खुश हैं ये प्रेजेंट किया जाएगा और इस तरीके से एक माहौल बनाया जाएगा कि मोदी जी का कामकाज को लेके पिछले 10 सालों से लोग बहुत खुश हैं। तो इस तरीके से जो गिरती हुई छवि जो है, मतलब छवि का पुनर्निर्माण किया जाएगा मोदी जी का, ये मेरा कहना है। वो सब हमें पता है कि वो आगे जाके कुछ नहीं करने वाले हैं। इसको हसदेव वाला मामला हो चाहे और जो भी बातें हो, जितने प्रॉमिस किए, देखिए सबको पता है कि आपने 15 लाख रुपए देने की बात कही थी, हर साल 2 करोड़ की रोजगार की बात करने देने की बात कही थी, वो कोई भी प्रॉमिस पूरे नहीं हुए। लेकिन वो मांग रहे हैं फीडबैक को टेम्पर किया जाएगा, मैनिपुलेट किया जाएगा और इस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाएगा सारे अखबारों में। परसों का अखबार आप देखिए, परसों के अखबार में मुख्य खबर क्या है कि मोदी जी ने सबसे कहा है कि अपने अपने घरों में 22 जनवरी को श्री राम ज्योति जलाएं। ये हेडलाइन है। ऐसी ही हेडलाइन 22 तारीख के बाद जो है एक नए तरीके से इसको प्रेजेंट किया जाएगा। मेरा ये कहना है कि छवि का पुनर्निर्माण और एक प्रेजेंटेशन जो है गवर्नमेंट का इतने व्यापक पैमाने पे लोगों के सामने ले जाया जाएगा। आपके पृष्ठभूमि में राम मंदिर का उद्घाटन है, अब बाकी सब चीजें फिर मणिपुर सब किनारे चला जाएगा राजीव जी, उसको लोग भूल जाएंगे। तो ये मेरा कहना है कि इंडिया गठबंधन को अभी से उसके बारे में प्लान शुरू करना चाहिए कि इन चीजों का काउंटर कैसे करें। इंद्रेश कुमार ने अगर कहा है कि आप मुस्लिम दरगाह वरगाह जितने हैं मदरसे सब जगह दिए जलाइए, तो आप उसको काउंटर कैसे करने जा रहे हैं ये सोचना पड़ेगा। ये काम हमारा नहीं, ये काम इंडिया गठबंधन का है। वो बैठे इसके ऊपर सोचे। राजीव जी। जी बिल्कुल, हमारा काम है बता देना, हम बता रहे हैं। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन्फॉर्म करना। हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हम इन्फॉर्म कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आगे क्या हो रहा है। इंद्रेश कुमार ने क्या कहा, प्रशांत टंडन जी बहुत अच्छी तरह से उस पर अपने विचार रखेंगे, उनके पास आऊँगा तो। लेकिन ट्रक ड्राइवर्स भी हड़ताल पे हैं इस देश में। आप जानते हैं आज 1 तारीख है और आज से चक्का जाम है, 3 तारीख तक के लिए है। और ये एक बहुत बड़ी हड़ताल, बहुत इस स्ट्राइक को एक दूसरे ढंग से देखा जा सकता है। और पिछले 2 साल में आपने इतनी बड़ी हड़ताल नहीं देखी होगी, किसानों के आंदोलन के बाद से इतना आपने नहीं देखा होगा, लेकिन आज वो हो रहा है। तो इस देश में बहुत कुछ हो सकता है। ईवीएम को लेकर जो लोग चिंतित हैं वो निश्चिंत रहिए कि आने वाले समय में बहुत कुछ हो सकता है। बस अविश्वास खुद पे हावी मत होने दीजिए, निराश मत होइए। निराश होएंगे, हताश होएंगे, आप वोट देने नहीं जाएंगे तो आप वहां से भी पहली सीढ़ी ही आप पार नहीं होंगे। तो फिर जो पिछली दफा 37% वोट बीजेपी को मिले थे और 63% 63% वोट विपक्ष के खाते में गए थे, 63%। और 63% में से अगर 10% भी लोग निराश होकर घर बैठ गए ना, तो फिर वही होगा जो पिछली दफा हुआ था। फिर आपको सोचने विचारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर बैठे रहिए, झंडा फहराएंगे मोदी जी, भाषण सुनिए, आराम कीजिए। अमरिंदु उपाध्याय जी, आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखते हैं आप ट्रक ड्राइवर के हड़ताल का जिक्र यहां इसलिए किया मैं क्योंकि ये सबसे बड़ी हड़ताल है और पिछले किसानों के आंदोलन के बाद से हिट एंड रन का मामला आप जानते हैं, एक कानून आया है, कानून संशोधन हुआ है उस कानून में, और उसके बाद से ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो परेशान हैं। और परेशान हो भी क्यों नहीं, कानून बदल दिए जाते हैं, उन लोगों के लिए कानून बना दिए जाते हैं, उनसे पूछे भी नहीं जाते। किसानों ने भी तो वही किया था, किसानों ने भी तो यही कहा था कि आप हमसे कम से कम पूछ तो लेते, जो आप 3 कानून बनाकर हमारे ऊपर थोप दिए। वही आज ये भी कह रहे हैं, ट्रक ड्राइवर्स भी कह रहे हैं। देखते हैं ये हड़ताल कितना कारगर साबित होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहां से फिर इस देश में एक नई सुगबुगाहट पैदा होते नहीं देख रहे हैं। निश्चित तौर पर राजीव जी, मुझे लगता है कि सुगबुगाहट नई पैदा हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां मुझे लगता है कि कम होने के बजाय बढ़ने ही वाली हैं। अब जिस तरीके से साल के पहले दिन ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल हुई है राजीव जी, ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है और ये हड़ताल काफी सफल दिख रही है। आज सुबह जब मैं ऑफिस जा रहा था तो रास्ता, मतलब जिस रास्ते को मुझे पार करने में 1 घंटा लगता था, वो 35 मिनट में पार कर गया। आप समझिए कि कितना ट्रैफिक का जो है अंतर दिखाई पड़ा। इसी से आप समझ सकते हैं कि इसका कितना असर है। और 3 दिन अगर ये हड़ताल चलती है राजीव जी, तो 3 दिन के बाद सब्जियों के दाम कहाँ होंगे और जरूरी चीजें जो है उनके दाम कहाँ होंगे, इसका असर पड़ेगा रोजमर्रा के जीवन पे। आज तो सब्जियां आ गई, कल की जुलाई हुई थी, मगर 3 दिन के बाद तो सब्जियां शहरों में उनकी सप्लाई कहां से होगी। जो दूध आता है राजस्थान के बॉर्डर से या मध्य प्रदेश के बॉर्डर से दिल्ली के लिए, वो कहां से दूध आएगा। तो दिल्ली में भी और तमाम महानगरों में भी जरूरी सामान की बहुत बड़ी किल्लत होगी
और तब मोदी जी को समझ में आएगा कि अब माफी मांगने का समय आ गया है। जब तक ये किल्लत पैदा नहीं होगी तब तक मोदी जी की समझ में नहीं आएगा कि ये फिर से माफी मांगने का समय आ गया है। हालांकि वो 56 इंच का सीना है, वो उनकी तपस्या में कभी कभी कमी रह जाती है, तो जब तपस्या में कमी रह जाती है तब वो माफी मांगने के लिए आ जाते हैं, समझाने के लिए। जैसे किसान भाइयों को नहीं समझा पाए थे, उनकी तपस्या में कमी रह गई थी, तो इस तपस्या में कमी रह जाएगी, फिर आएंगे समझाने के लिए। लेकिन मसला राजीव जी यही है कि किसान जो कानून लाए गए थे, कृषि कानून, उनके साथ भी ये था कि वो संसद ने पास कर दिए थे, राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके थे, तो वो संसद से ही वापस हुए थे। ये कानून भी संसद से ही वापस होंगे। और अब देखना ये है कि क्या चुनाव से पहले मोदी जी इन कानून को वापस लेते हैं कि नहीं लेते हैं। अब ये ट्रक ड्राइवर्स की हिम्मत के ऊपर और इसके जो मालिकान है उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना अपना नुकसान जो है कितने दिन तक सहने की स्थिति में है। क्योंकि अगर अभी उन्होंने 10 दिन या 5 दिन अपना नुकसान सह लिया तो आगे आने वाले जो नुकसान है उनसे काफी हद तक बच जाएंगे। ये सिर्फ हिट एंड रन का केस नहीं है राजीव जी। 10 साल के अंदर जो है जो आपके डीजल वाहन है उनकी भी जो जब्ती होगी, तो 10 साल में लोग जानते हैं कि 10 साल में डीजल की गाड़ियां कुछ बिगड़ता ही नहीं है। मतलब अच्छे तरीके से अगर चलाई जाती है तो 10 साल में इंजन खुलने की नौबत नहीं आती है बहुत सी गाड़ियों की। तो ये स्थिति है। तो यानी ये एक तरीके से बड़े जो कॉर्पोरेट घराने हैं, बड़े जो वाहन निर्माता कंपनियां हैं, उनके लाभ के लिए इस तरीके के कानून लेकर के आए गए। इसके पीछे असली जो मंशा जो सरकार की ये निकल करके आ रही है। तो मुझे लगता है राजीव जी यहाँ पे भी इनको जो है वापस करना पड़ेगा। दूसरा जो आपने शुरुआत की थी राजीव जी बनारस के कांड को लेकर के, मुझे लगता है राजीव जी की ये मोदी जी का बनारस मॉडल अब आया है सामने निकल करके। पहले गुजरात मॉडल होते रहे होंगे। ये सिर्फ राजीव जी केवल एक मसला नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी की IT सेल से जुड़े हुए थे और IT का काम देखते थे। ये मसला ये है कि वो लड़के जो हैं वो मोदी जी के संसदीय क्षेत्र के IT सेल के इंचार्ज हैं। ये सबसे ज्यादा गंभीर बात है। और मोदी जी अभी तक इस पे खामोश हैं, 2 महीने तक खामोश रहे। और अजय राय जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जब नाम लिया तो मुकदमा उनके ऊपर हो गया। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से सामने आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये गंभीर एक जो है मसले पैदा करेंगे निश्चित तौर पे। और आपने कहा, मैं भी उसी मत का हूं कि ईवीएम को लेकर के इतना निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि लोग निराश हो जाए, घर जाकर बैठ जाए। अगर ईवीएम में घपला होता है, अगर जो बातें आती है सामने, तो ये बात कही जा सकती है किसी भी तकनीक के जरिए राजीव जी घपला 5 से मैक्सिमम 10% तक हो सकता है। तो जनता इतनी बाहर निकल करके आ जाए कि आप 10% जो आप घपला करने की उसको लोग सोचते हो, उसको आप 20% से पूरा कर दीजिए। जनता का सड़क पर निकल करके आ जाएगी और जाकर के धनाधन मतदान करेगी, तो कहां से आप पूरा, मान लीजिए किसी पोलिंग बूथ पे 1000 वोटर्स हैं और वहां मान लीजिएगा 100 वोट जो है कर लिए जाते हैं मैनेज, तो अगर 1000 लोग ही वोट डालने के लिए निकल आएंगे तो फिर 1100 वोट पड़ेंगे ना, तो फिर चोरी पकड़ में आ जाएगी कि ये 1100 वोट का कैसे आ रहे हैं। तो मुझे लगता है जनता को इस पे आंदोलन भी करना चाहिए और वोटिंग वाले दिन सब लोगों को निकल करके मतदान में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेना चाहिए, इस जो है षड्यंत्र को विफल करने के लिए। दूसरा इसका एक जो असर होगा, मुझे लगता है कि अगर ईवीएम के जरिए चुनाव होते हैं और इसी व्यवस्था से चुनाव होते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी जीत भी जाती, मैं अगर लगा रहा हूं, अगर जीत भी जाती है, तो भी देश के अंदर कोई ये विश्वास नहीं करेगा कि भारतीय जनता पार्टी जनता के वोटों से जीत करके आई है। सारी दुनिया यही कहेगी ईवीएम को लेकर संदेह था और ईवीएम के जरिए ही आप जीत करके आए। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी जरूरी हो जाता है कि चुनाव से पहले इस तरीके की जितनी भी अफवाहें हैं, जितनी भी शंकाएं हैं, उनको दूर करने के लिए खुद आगे आए। अगर उसे भरोसा है कि उसकी जीत जो है वो ईमानदारी के साथ होती है, जनता के वोटों से उसकी जीत होती है। तो अभी जिम्मेदारी जो है ये भारतीय जनता पार्टी की है, ना कि चुनाव आयोग की या किसी और की या किसी राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि आप बताइए कि हम जो जीत करके आते हैं वो सही जीत करके आते हैं और जनता का हमारे अंदर भरोसा है, उसके बल पर जीत करके आते हैं। वरना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर 2 बार जीत करके आए हैं तो उन 2 बार की जीत पे भी संदेह पैदा हो जाएंगे कि 2 बार भी आप जो थे वो ईमानदारी से जीत के आए थे, कितनी जीत करके आए थे। तो ये संकट भारतीय जनता पार्टी के लिए। तीसरी बात राजीव जी जो है कि जो कहा जा रहा है कि 22 जनवरी के बाद भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ करेगी, बहुत तूफान देश के अंदर आएगा। इस देश ने बहुत से तूफान देखे, उन तूफानों की गति क्या होती है, तूफान किस तरीके से ढलते हैं, ये भी इस देश ने देखा है। तो जो तूफान खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन इसके लिए मानसिक तौर पर पूरी तरह से तैयार है कि इसका मुकाबला किस तरीके से किया जाना है। उसके पास मुद्दे हैं और मुद्दों को लेकर के ही इंडिया गठबंधन जनता के बीच जाएगा। अभी जनता की समझदारी है कि वो मुद्दों को चुनती है कि भावनाओं को चुनती है। मुझे लगता है कि भावनाओं के साथ खिलवाड़ बहुत ज्यादा चुकी हो चुका है, तो इसलिए भावनाओं के साथ खिलवाड़ अब ज्यादा नहीं चल पाएगा। अब बातें मुद्दों की होंगी, भारतीय जनता पार्टी को भी मुद्दों की बात करनी पड़ेगी। अब अगर नमो ऐप जारी किया जा रहा है या बताइए हमने क्या क्या काम किया, वो आप 12 सवालों के जवाब दीजिए, तो राजीव जी जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समझ रहे हैं कि 22 तारीख को ये जो होने जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा, ये काम नहीं कर रहा है, तभी जनता से राय मांगी जा रही है, वरना ये जनता से राय ऐसे नहीं मांगी जाती। तो इसलिए ये चीज समझ नहीं। हालांकि उस राम मंदिर में जो है जिस रामलीला की पूजा हो रही है, क्या वो बिना प्राण प्रतिष्ठा के अब तक हो रही थी पूजा?
अब ये तो मोदी जी जाने कि उसकी किस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मुझे लगता है कि तो हिंदू धर्म के ऊपर सवाल किए जा रहे हैं कि अब तक आप हम जिसकी पूजा करते रहे, जिस प्रतिमा की, इसका मतलब उसमें प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं थी, हम पत्थर की पूजा कर रहे थे। तो ये जो फर्जी वाला धर्म के नाम पे हो रहा है, मुझे लगता है कि जो धार्मिक लोग हैं उनको भी सामने आकर के इस फर्जी वाले को सामने लेकर के आना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा, और किसकी करने जा रहे हैं आप? अभी तक तो आप कहते थे कि रामलला के लिए घर नहीं है, हम घर बनवा दिए, तो आप उन्हीं को तो लेके आए हैं, तो क्या किसी और नए किसी को बैठा रहे हैं वहां पे? ये सवाल भी पूछा जाएगा, जो सवाल आप यहां उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं लोग, इस पर चर्चा हो रही है। किसी की आस्था के साथ हम खिलवाड़ नहीं करते, सबकी आस्था अपनी जगह है, लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जो आस्था के ऊपर भी प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क के साथ आ जाते हैं। उन सवालों को हम यहाँ रखना हमारा फर्ज बनता है, रखते हैं हम, और सबकी आस्था बनी रहे। प्रेम कुमार जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहता हूँ। अब समय खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी आप लोगों से जल्दी जल्दी एक दो लाइन में कुछ चीज़ें जरूर समझना चाहता हूँ। रैपिड फायर कह लें इसको, राउंड, और क्या कुछ देखते हैं आप 22 जनवरी के बाद का ही अगर देखा जाए? 14 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 या भारत न्याय यात्रा, और 22 जनवरी से एक दूसरा अध्याय देश में, या उस अध्याय का समापन कह लें। हम ये कैसे क्यों माने कि यहाँ राम मंदिर के बाद एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है? पुराना चैप्टर क्लोज भी तो कहा जा सकता है, क्योंकि एक भारतीय जनता पार्टी का अभी तक का जो एजेंडा था, उस एजेंडे को भाजपा वहाँ फुलफिल करते हुए दिखाएगी। हालांकि सब कुछ कोर्ट के जरिए हुआ है, लेकिन फिर भी दिखाएगी। तो ये जो नया अध्याय है, उस नए अध्याय पर न्याय यात्रा जो है वो कितना हावी होते हुए दिखाई दे रही है आपको? राजीव जी, सब कुछ कोर्ट के जरिए हुआ है, ऐसा है जरूर, लेकिन सब कुछ कोर्ट के जरिए नहीं हो रहा है। यह भी समझने की जरूरत है कि कोर्ट ने तो राम तीर्थ न्यास बना दिया, ट्रस्ट बना दिया, लेकिन ट्रस्ट का जो अधिकार क्षेत्र था सिर्फ मंदिर निर्माण का था। उनको प्राण प्रतिष्ठा समारोह करने का हक ट्रस्ट को नहीं है, वो धार्मिक लोगों को है। और ये बात सही है कि इतने दिनों तक श्री राम लला की मूर्ति की जो पूजा हो रही थी तो उस मूर्ति से क्या प्राण निकल गए हैं कि दूसरी मूर्ति में प्राण स्थापित करने की जरूरत पड़ रही है? तो ये प्रश्न उठेंगे, और बहुत सारी बीजेपी जितनी गलतियां करती रही है उसी का परिणाम इंडिया गठबंधन है, और बीजेपी जितनी गलतियां कर रही है धर्म को लेकर के, उसी का परिणाम है कि हिंदू धर्म में भी आम जनमानस उनके इस राजनीतिक कार्यक्रम को समझने लगा है कि राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को सीधे चुनावी जीत से जोड़ करके बीजेपी सीधे दिखाने लगी, बता भी रही है। जो गोदी मीडिया है वो तो खुलकर बता रहा है कि देखो अब राम मंदिर का उद्घाटन होगा और बीजेपी फिर जीत के आएगी, यानी जीत को सीधे राम मंदिर के उद्घाटन से और प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जोड़ के बताया जा रहा है। तो ये बात आम जनमानस में आ रही, यानी जो हिंदू जनमानस को का समर्थन पाने की उम्मीद बीजेपी कर रही थी, वो हिंदू जनमानस अब उनसे विकर्षित होगा। इसके लिए उन्होंने, क्योंकि उनकी पोल पट्टी खुलने लगी है, वो रामलला को उंगली पकड़ करके ले जाते हैं, वो रामलला को देश का सबसे बड़ा लाभार्थी बताते हैं, करोड़ों लोगों को जो छत दिया उसी तरीके से रामलला को भी छत दिया। अरे जो रामलला पूरी दुनिया को छत देने वाले हैं, उनको छत क्या नरेंद्र मोदी देंगे? ये बात जनमानस को में पैदा करने वाला भी बीजेपी और नरेंद्र मोदी और उनका अहंकार है जो ये पैदा कर रहा है। इसलिए ये चीजें अब है कि राजनीतिक दल अगर राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं तो बीजेपी के खिलाफ ऐसे मुद्दों को जो कि वो अब तक भावनात्मक रूप में इस्तेमाल कर रही थी, उसी मुद्दे को भावनात्मक रूप से ले जाने का समय आ गया है और ये होकर रहेगा। जी बिल्कुल, भावनात्मक मुद्दे, और उस मुद्दों के आधार पर बीजेपी आगे बढ़ती रही है, लड़ती रही है, चुनाव जीतने की कोशिश करती रही है। लेकिन क्या इस बार ये भावनात्मक मुद्दे जो हैं वो ज्यादा हावी होंगे, या यहां से कुछ और दिशा हम देखेंगे देश की सियासत में? प्रशांत टंडन जी।
राजीव जी, मैं आपको 30-35 साल पहले ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि जिस राम मंदिर की मूर्तियों का उद्घाटन या प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही है, उसको बड़ा भारी एक इवेंट बनाया जा रहा है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। और याद कीजिए कि लगभग 2 साल 3 साल तक उत्तर प्रदेश में, और तब मैं वहीं था, रामशिलाएं चल रही थी। शहर शहर टोलियां आ रही थी और वो टोलियां रामशिलाएं लेकर आ रही थी। लोग अपने घरों से रामशिलाएं भेज रहे थे। चौराहे चौराहे भंडारे लगे हुए थे। रात के 8 बजे सड़कों के बीच में आरती होती थी। मुंबई में, लखनऊ में, तमाम जगह पे रात के 8 बजे लोग घरों की छत पे खड़े होकर थाली या घंटियां बजाते थे। पूरे शहर से आवाजें आती थी जी। उसके बाद इसी उन्माद के बीच में बाबरी मस्जिद गिर जाती है और एक नारा आता है, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और बीजेपी इस उन्माद के बावजूद भी सरकार नहीं बना पाती उसी उत्तर प्रदेश में जहां ये सब हुआ। तो सिक्के के दूसरा पहलू भी है, और जो अभी दीपक की बात कर रहे थे कि उसकी तोड़ क्या हो, उसकी तोड़ वही है, सामाजिक न्याय। उसकी तोड़ है सामाजिक न्याय की शक्तियों के साथ गठबंधन और एकजुटता। वो होगी तो जो 35 साल पहले 30 साल पहले हुआ था वो 2024 में भी होगा। राजीव जी जी, 2024 में भी होगा। जरा उसी उत्तर प्रदेश से हमारे साथी सुनील शुक्ला जी, आप कैसे देखते हैं इसको? राम जन्मभूमि की बात करते करते, उसकी राजनीति करते करते, अब मंदिर का उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा, ये सब कुछ 22 तारीख को, लेकिन इस चैप्टर का समापन भी है। 2 चैप्टर आप क्लोज कर चुके हैं, एक 370, दूसरा ये। फिर आगे क्या? और क्या इसको एक उन्माद के रूप में देखा जाएगा आगे? क्या इससे एक अलग राजनीति हम देखेंगे, एक सियासी हवा एक दूसरी दिशा में जाते हुए देखेंगे? क्योंकि पूरी उम्मीद बीजेपी को इस बार इसी से, अभी तक तो यही दिखाई दे रहा है, कुछ और आ जाए तो अलग बात। आपको यह देखना पड़ेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियां बता रही है, वह देश के आम नागरिकों के लिए बता रही है या अपने समर्थकों के लिए बता रही है? 370 खत्म होने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी की ताकत जम्मू कश्मीर, अखंड जम्मू कश्मीर में बढ़ गई? लोग, वहां के जो लोग थे, जिसको आप बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर के लोगों की मांग पर 370 खत्म की जा रही है, लोग आपके समर्थन में खड़े हो गए। आप ये अपनी भारतीय जनता पार्टी महसूस करती है कि उस राज्य में चुनाव कराने का साहस है उसके पास? कितने साल हो गए 370 को खत्म किए और राज्य को खत्म किया? वहां निर्वाचन कराने की जितनी औपचारिकताएं हो सकती थी सब आपने पूरी कर ली। आप क्यों नहीं चुनाव करवा रहे हैं? जी। गोया कि 370 खत्म करने का जो आपका अभियान था, आपके समर्थकों के लिए ठीक हो सकता है और राज्य के लोग उसके पक्ष में नहीं खड़े हैं। अगर होते और आपके पक्ष में खड़े होते तो आप चुनाव कराने में इतनी देरी नहीं करते। राम मंदिर की बात कर लीजिए आप। राम मंदिर आंदोलन के दौरान क्या यह किसी आंदोलन को एक उसके अंतिम छोर तक पहुंचाने का यह सिला है कि उस आंदोलन में शरीक होने वाले, शहादत देने वाले, नेतृत्व करने वाले, आंदोलन को चलाने वाले किसी व्यक्ति को भी कोई भी किसी भी तरह का आप श्रेय देने के लिए, सम्मान देने के लिए आप तैयार नहीं है? क्या यह किसी आंदोलन की एक बेहतर परिणति मानी जा सकती है? आप कोई आज जितने लोग इस राम मंदिर आंदोलन में सबसे आगे आगे दिखाई दे रहे हैं, क्या जिन पूरे आंदोलन के दौरान कोई व्यक्ति इसमें दिखाई पड़ रहा था? जिन्होंने सोमनाथ से अयोध्या तक का आंदोलन चलाया, उनको आप मना कर रहे हैं कि आप आइएगा मत? क्या जो आप तरीका अपना रहे हैं, किस शास्त्र, किस सनातन परंपरा में अर्ध निर्मित मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा का प्राविधान है? किसमें है? सवाल आप किसको नहीं बात समझ में आ रही है? 22 जनवरी क्यों, रामनवमी क्यों नहीं? किसको बात नहीं समझ में आ रही कि आप क्यों कर रहे हैं और किस बात के लिए कर रहे हैं? 22 जनवरी तो भगवान राम के जुड़ा हुआ कोई भी दिन नहीं है।
आप और दूसरी चीज, अयोध्या आपने क्या कहा था, भगवान राम वहां पैदा हुए थे, तो भगवान राम 5 फीट में तो पैदा नहीं हुए थे। बाल जो प्रसव का जो स्वरूप होता है, विग्रह होता है, वह उस जगह थे जिसके दर्शन के लिए लोग जाते थे। 5 फुट के राम तो कभी नहीं थे, मैं भी कई बार गया हूं। और आप 5 फुट की प्रतिमा वहां स्थापित कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? और अगर आप मान लीजिए 5 फीट की प्रतिमा स्थापित कर भी रहे हैं तो उसमें सीता जी की प्रतिमा क्यों नहीं लगा रहे हैं? चंपक राय जी का बयान है कि उसमें सीता जी की प्रतिमा नहीं लगेगी। तो न तो आप जन्म काल का विग्रह रख रहे हैं, और अगर उसको परिवर्तन भी कर रहे हैं तो पूर्ण राम सीता की मूर्तियां नहीं रख रहे हैं। ये केवल ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा सबको समझ में आ रहा है कि एक राजनीतिक अभियान है, और यह राजनीतिक अभियान अपनी विफलताओं को छिपाने की कोशिश है। 10 साल के बाद अगर यह सरकार यह नहीं पता है कि हम अपने जो हमारी सफलताएं हैं, जो हमारी उपलब्धियां हैं, जो हमारा योगदान है, उस आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे, वो मेरा राजनीतिक मुद्दा है। इसके विपरीत एक भावनात्मक मुद्दा लेकर के आप आ रहे हैं। यह भावनात्मक मुद्दा कैसे चल सकता है? जिस समय यह आंदोलन परवान चढ़ा था, उसमें भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, वह मांग कर रही थी सरकार से कि आप ये मांगे हैं, ये बहुमत हिंदू धर्म की आस्था का सवाल है, इसका समाधान कीजिए। ठीक है, गलत था सही था उसमें बहुत हो सकती है, लेकिन विपक्ष में थी। सरकार में आने के बाद ये काम आपका नहीं है। ये काम था धार्मिक संस्थाओं का, एक काम था वहां के स्थानीय जो लोग थे उनकी जिम्मेदारी थी। उसमें प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी का कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आप अगर ये करें तो केवल आपका काम, अगर आप 2024 के तीसरे अपने अगले आम चुनाव के मुहाने पर देश खड़ा है और सरकार अपने उपलब्धियों की बात नहीं कर रही है, गवर्नेंस की बात नहीं कर रही है, लोगों को यह भरोसा दिलाने का प्रयास नहीं कर रही है कि अगर वो सत्ता में आती है तो करेगी क्या। बिल्कुल। लेकिन आप जिस कोयला खदान की बात आपने छत्तीसगढ़ में की, उस कोयले खदान वाला का जो सामान्य मसला है, वो कई सैकड़ों किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ पूरा का पूरा एरिया। बिल्कुल। मतलब एक जीवन रेखा है, कई राज्यों की जीवन रेखा, कितना घना जंगल है, वहां काटने का अभियान शुरू हो गया, सरकार बनते ही शुरू हो गया। हालांकि भूपेश बघेल सरकार को भी उससे बरी नहीं किया जा सकता, और राजस्थान के तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार को भी उससे बरी नहीं किया जा सकता। सभी चीजें उसमें शामिल है, और कितना आंदोलन लोगों ने किया। लेकिन जो बीजेपी विपक्ष में आकर के वहां के लोगों को आश्वासन देती रही कि आप कोयले का खदान नहीं होगा, कोयले की निकासी वनों की कटाई होकर के नहीं होने पाएगी, और आदिवासियों के साथ है, आज विस्थापित होने की मजबूरी है। और क्या हालात बनेंगे सबके सामने होगा वो। ये सभी सवाल महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए इस तरह के भावनात्मक मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर इंडिया दल समूह सामूहिक रूप से अपने राजनीतिक अभियानों, कार्यक्रमों और मुद्दों को लेकर के आगे चलेगी तो निश्चित रूप से उसको वही सफलता मिलेगी जो उसको कर्नाटक में मिली, जो उसको तेलंगाना में मिली। और इन राज्यों में जो राज्य इस समय इंडिया दल समूह के जनाधार वाले क्षेत्र है, वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कठिनाई है, क्योंकि आम आदमी अपने जीवन से जुड़े हुए सवालों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, संभव नहीं है उसके लिए। और ऐसे लोगों की संख्या बहुत आयत में है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो महंगाई से त्रस्त नहीं है। लोगों में एक तरह का असुरक्षा का भाव नहीं है। एक सामान्य जीवन जीने के लिए कितने जद्दोजहद लोगों को करनी पड़ रही है, उनसे पूछिए जिनके जो सीमित आमदनी के लोग हैं और इस महंगाई से पीड़ित है। सवाल आपको जो ये दिखाई पड़ता है, इसीलिए आप क्यों कहते हैं, अगर आपको ये लगता है कि अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के बाद लोगों के बीच में इतना बड़ा आकर्षण पैदा होगा कि लोग स्वतः अयोध्या चलते चले जाएंगे, तो आप भारतीय जनता पार्टी को, सरकारों को यह दायित्व क्यों दे रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को लेकर के आप आइए? क्यों करें आप? तो लोग स्वतः वहां चल के आएंगे। आप अगर वाराणसी में काशी का कॉरिडोर सबके लिए आकर्षण केंद्र है, बहुत अच्छी बात है, फिर आपको वहां तभी समागम कराने की आवश्यकता है, प्रायोजित लोगों को लाने की क्या जरूरत है? गोया कि ये स्वाभाविक आकर्षण केंद्र नहीं हो सकते। ये लोगों के जीवन में आध्यात्म का या धार्मिक गतिविधियों का महत्व है, लेकिन समय के अनुसार जब हमारी अन्य जरूरतें पूरी हो जाएंगी, तब अन्य जरूरतों के पूरी करने की स्थिति में नहीं तो आप तरह तरह के एक भावनात्मक मुद्दे खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से इंडिया दल समूह के पास मुद्दे तो हैं, लेकिन उन मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है।
और वह राजनीतिक गतिविधियों से ही संभव है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। और मेरा अपना मानना है कि जो अब और राजनीतिक अभियान कभी विफल नहीं होते। अब हमारे और आपके सामने तेलंगाना में भारत कांग्रेस पार्टी का जो राजनीतिक अभियान था, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, और उसके बाद वहां के तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष की पूरे तेलंगाना की संपर्क अभियान की यात्रा है। उसका कमाल है वो कि जिस इलाके में कांग्रेस अपने अखंड आंध्र प्रदेश में कभी बहुमत हासिल नहीं कर पाई, वहां सरकार बनाने की स्थिति में आ गई। राजनीतिक कार्यक्रम हमेशा महत्वपूर्ण है और लोगों को अपील करते हैं, और कोई ऐसा इलाका नहीं है। ये जो राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की स्थितियां, मैं मानता हूं कि कांग्रेस के नेताओं की विफलता है। वो उन्होंने लोगों के जुड़े हुए सवालों पर संघर्ष करने का माहौल ही नहीं बनाया। उन्हीं मुद्दों की बात करते रहे जिन मुद्दों को लेकर के आम आदमी बीजेपी से नाराज था। अगर आप जनता के जुड़े हुए सवाल लेकर के आते तो स्थितियां थोड़ी होती हैं, कहीं नहीं हुई हैं। भारतीय माने वामपंथियों की इतनी पुरानी सरकार टीएमसी ने खत्म कर दी, लोगों के सवालों को खड़ा करके आंदोलन चलाकर। आंदोलन का कोई विकल्प नहीं होता। और इंडिया दल समूह यह सोचे कि केवल स्वतः उपजी हुई कोई लोगों के मन में अनिच्छा होगी, न्याय नाराजगी होगी और विपक्ष को सत्ता सौंप देगी, ऐसा कभी होता नहीं है। लोगों को दिखना चाहिए कि जो वैकल्पिक सत्ता की बात कर रहा है वो वैकल्पिक सत्ता बनाने की उसके अंदर इच्छा भी है और उसके लिए संघर्ष कर रहा है। जनता के सवाल अहम हैं और उन अहम मुद्दों को, उन सवालों को हल करने का उनके मन में उसके एक रणनीति उनके पास है। अगर जो इसीलिए मैं कहता हूं कि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है ये एक बहुत ही मजबूत निर्णय है और धारा के खिलाफ चलने का एक बहुत बड़ा साहसिक निर्णय है। और इस तरह के राजनीतिक कार्यक्रमों की ही आवश्यकता है अगर आप भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना चाहते हैं तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी से राहुल लाल जी, क्या एजेंडा तय हो चुका है? किया है, लेकिन राजीव जी कहा जाता है ना, अति सर्वत्र वर्जयेत। जब आप किसी भी मामले में अति कर देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व का मामला लेके चल रही थी, दरअसल अब उनके समर्थक वर्ग को भी लगने लगा है कि सनातन को सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी से पहुंचा है तो भारतीय जनता पार्टी से पहुंचा है। आज मैं गाजियाबाद में एक भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक रहे, वो राम मंदिर के मामले पे बड़े दुखी थे। हमने उनसे पूछा कि भाई राम मंदिर को लेकर सभी में बड़ा उत्साह है और आप इतने बुझे से आप घूम टहल रहे हैं। उन्होंने हमें रामचरितमानस की चौपाई सुनाई और अपने आयुष्मान भारत की भी कहानी सुनाई। खाली एक लाइन में वो चौपाई ये है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य कभी नहीं व्यापा। राम राज्य में हर तरह से जो है कि लोगों के सब तरह के सुख थे और लोग जो है कि बड़े फिजिकली भी जो खुश थे उसमें जो है। अब वो कह रहे हैं कि हमारा तो आयुष्मान भारत का कार्ड भी काम नहीं कर रहा। और जो अभी 2-3 चीजें उठी, वो कह रहे हैं कि काम तो स्वास्थ्य व्यवस्था के कोई ऊपर ध्यान नहीं है, जो अस्पताल है वहां पे बड़ी बुरी व्यवस्था है, और वो योगी सरकार के ऊपर एक तरह से वो सीधे टिप्पणी कर रहे थे। तो अब आप सोच के देखिए कि उन्होंने 2-3 सवाल उठाए। एक तो उन्होंने बोला कि जब इसका शुभ मुहूर्त का स्थिति उठाया, भाई कि रामनवमी के दिन होना चाहिए, जो अभी यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। मंदिर निर्माण पूरा नहीं हुआ फिर भी आप टूटे फूटे मंदिर में ही कर दे रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो अमलेंदु जी ने जिस प्राण प्रतिष्ठा वाला विषय उठाया और जो अभी तमाम यहाँ पे उठाया गया कि भाई आप जो 1 फुट के भगवान जी थे उसको तो आप बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, अब 5 फुट वाले 3 मॉडल बना लिए, मतलब भगवान जी का भी मॉडलिंग चल रहा है, फिर उसमें से बेस्ट मूर्ति को चयन करेंगे। तो ये तमाम तरह की चीजें जो मैं कहता हूं कि अति जो अपने काफी ऊपर लेवल पे पहुंच गई है। लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जो मुख्य पूजा करने वाले लोग हैं वो अपने पत्नी के साथ भी जाना चाहिए। वो बीजेपी के कार्यकर्ता का बयान है, मेरा बयान नहीं है राजीव जी, कि इससे कहीं देश में भविष्य में अशुभ ना हो जाए। तो आप अगर तमाम धार्मिक मान्यताओं को तोड़ रहे हैं राम मंदिर के मामले पे, तो लोग तो अब रामचरितमानस भी पढ़ रहे हैं और वहां की पंक्तियों को उठा रहे हैं कि भाई राम राज्य के कुछ लक्षण तो नजर आ जाए हम लोगों को। मैंने पहले भी आपके कार्यक्रम में कहा था, कई लोग अब कह रहे हैं कि भाई इतना अयोध्या दिल्ली करने से अच्छा है कि पीएमओ आप अयोध्या में ही ले जाइए। आपको अगर अंग्रेजों के काल के हमें एक कार्यकर्ता ने, बीजेपी वाले ने दुखी होकर बोला कि हमारा भी काम नहीं हो रहा राहुल जी, स्थिति ये पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि अब तो बेकारी दिल्ली में राजधानी 4 लोग हमें आ जाते हैं काम पूछने के लिए और काम भी नहीं करवा पाता हूं, उससे अच्छा है कि राजधानी भी उठाकर अयोध्या ही ले जाएंगे। तो देखिए आप जब अति करते हैं तो उस अति का दुष्परिणाम कुछ अलग ढंग से होता है। और ऐसे स्थितियों में लोगों को पता है, ऑफ द रिकॉर्ड बात कीजिए कि अगर मोदी जी फिर 2024 में आएंगे तो वो खुद कहते हैं कि सिलेंडर का दाम अभी जरूर घटा दिया गया चुनाव को देख के, वो सिलेंडर के दाम 2000 पार हो जाएंगे और डीजल पेट्रोल के दाम 200 पार हो जाएंगे। तो
तो जनता को ये चीजें पता है। अब और हमें लग रहा है कि जो राहुल गांधी जो न्याय यात्रा कर रहे हैं वो इन सब मामलों से सीधे सीधे कनेक्ट कर रहा है। उसमें केवल फ्लोटिंग वोटर्स ही प्रभावित नहीं होंगे राजीव जी, उसमें बीजेपी के कट्टर वोटर भी प्रभावित होने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी के अगर कार्यकर्ता, बीजेपी के बड़े नेता अगर ऐसी बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो भी निराश हैं अपनी पार्टी से, अपनी पार्टी के जो ऊपर पद पर बैठे हुए लोग हैं उनसे भी। जरा क्लोजिंग कमेंट जल्दी से चाहता हूं संजय जी, समय बहुत ज्यादा हो चुका है। क्या लोकसभा चुनाव से पहले जिस एजेंडे को सेट करने की कोशिश बीजेपी कर रही है अभी तक, उसमें वो सफल नजर आ रही है या वो भटकाव की तरफ है, और ऐसे में इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं ऊपर दिखाई दे रहा है? क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल बीजेपी भटकाव की स्थिति में है और वो हिंदू वोट पे उसका भरोसा कम हो रहा है। वो जातिवादी वाला जो मामला है उससे उसका भरोसा कम हो रहा है। और जो अभी सर्वे की बात चली, अभी दीपक जी ने बताया, उससे यही लग रहा है कि मोदी जी उसको कंफर्म करना चाहते हैं। और अभी जो ये 22 तारीख को दिवाली मनाने की बात है, वो पिछली बार ताली थाली बजाने जैसा मामला है। तो ताली थाली के बाद जो हश्र हुआ था, तो जनता बजाएगी कि नहीं बजाएगी वो तो 22 के बाद पता चले। और 22 के बाद अगर नहीं बजाती है और उससे पहले मायावती अगर बीजेपी का साथ छोड़ देती है तो हिंदू वोट भी बीजेपी के साथ नहीं है, तो उसके बाद उससे क्या उम्मीद की जाएगी। और अगर मायावती साथ नहीं भी छोड़ती है तो अंदर खाने वो उनको सपोर्ट करेंगे, मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं लगती है। माने जो उनका वोट बैंक है वो अगर एक नारा ना भी दे पब्लिकली, तो अगर वो अंदर खाने कह दे, संकेत दे दे, तो भी वो वोट तो 1 मिनट में छिटक जाएगा। और वो वोट बीजेपी के साथ नहीं है, मुझे पूरी तरह, माने मायावती कहीं रहे, कुछ भी बोले, कुछ भी करे, लेकिन वो वोट बीजेपी के साथ नहीं है। तो मुझे लगता है कि हिंदुओं में भी बहुत बड़ा वोट बैंक अब बीजेपी के साथ नहीं है। और ये बीजेपी समझ रही है, नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं, और ये 22 के बाद क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये आंकने की ही कोशिश है, जो 22 के बाद पता चलेगा। और जैसा अभी कहा कि आइडेंटिफाई हो जाएगा, तो अगर आइडेंटिफाई होने का डर ही रहेगा तो लोगों को दिया जला देने और वोट नहीं देने में क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि वो आइडेंटिफाई करना है और लोग नहीं जलाएंगे, वो देख लेते हैं 22 को क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, दिए जलाएं या न जलाएं, दिवाली मनाएं या न मनाएं, लेकिन इतना जरूर है कि 22 तारीख से एक चैप्टर क्लोज हो रहा है। और उस चैप्टर के दम पर, उस मुद्दे के दम पर, यानी राम मंदिर के आंदोलन से जो बातें अभी और उस मसले को आगे बढ़ाती रही बीजेपी, उसके हाथ से एक मामला बाहर निकल रहा है। अब ऐसे कितने मामलों को लेके आ रही है ये देखना होगा। हम लोग राम मंदिर 370 बहुत सारी बातें तो करते हैं, लेकिन अगर आप इस बात को पूरी तरह, क्योंकि एक वरिष्ठ बीजेपी के नेता ने कहा था कि हम इस मसले को ख़त्म नहीं होने देना चाहते हैं, तो अगर आप ख़त्म नहीं होने देना चाहते थे तो अभी तक 2024 तक तो पहुंच गए, लेकिन आज वो मसला 22 तारीख को आप ख़त्म कर रहे हैं। इसके बाद क्या होगा देखना दिलचस्प होगा। क्या राम मंदिर के इर्द गिर्द राजनीति रहेगी 2024 की? क्या 2024 का लोकसभा चुनाव राम मंदिर के नाम पर बीजेपी लड़ेगी और उसमें सफल हो जाएगी? देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं संजय कुमार सिंह साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत टंडन जी, राहुल लाल जी, प्रेम कुमार जी, डॉक्टर दीपक पाचपुर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए। और आप तमाम दोस्त